ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है राइज ऑफ अ लिक्विड कॉलम। ये एच को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ अ लिक्विड कॉलम। राइज यानी हाइट, यानी एच का फॉर्मूला निकालना है। अब आपको स्पेसिफिकली पूछ भी सकता है सवाल, क्या पूछ सकता है कि भाई प्रेशर के तौर प्रेशर यूज करके इस्तेमाल करो, यूजिंग प्रेशर। और दूसरा बोल सकता है यूजिंग फोर्स। तो इसके दो मेथड है। पहला जो मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया वो मेथड 1 यूजिंग प्रेशर था। वो कौन सा था? याद करो, मैंने प्रेशर लेकर बात किया था। यहां पर मैं अभी बात करूंगा फोर्स लेकर। क्या बात करूंगा? फोर्स लेकर। और चीजें आसान है, बस आपको ना छोटी मोटी चीजें पता होना चाहिए, कन्वर्जन सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर यह बात कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है? कैपिलरी ट्यूब में जो ऊपर मेनिस्कस बनता है ना, ऐसे कॉनकेव मेनिस्कस, ये है क्या? ये कॉनकेव मेनिस्कस। तो आपके पास ये कैपिलरी ट्यूब है। अब पूरा डायग्राम हमने नहीं बना रहा है, पूरा डायग्राम सिर्फ इतना ही बताया कैपिलरी ट्यूब का। वैसे पूरा डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसका। ठीक है, और इसमें जो है ना इस तरीके से ये ऐसा हल्का सा है और ये ऊपर चढ़ा हुआ है ऐसे, बाहर जो है वो लेवल्ड है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैसा है? ऐसे कॉनकेव मेनिस्कस है ऊपर की तरफ। ये सब कहानी हो चुकी है ना, तो हम लोग सिर्फ इतना बात कर रहे हैं, ये इतना पोर्शन दिखा रहे हैं यहां पर। अब होता क्या है? होता क्या एट दिस पॉइंट बच्चों, या मैं पूरे बाउंड्री पे बात करूं ना ऐसे, ये ठीक है, तो ऊपर से तो पूरा ये बाउंड्री ऐसे सर्कुलर होगा कि नहीं? अच्छा, सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। वेरी गुड। और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। वेरी गुड। अगर इसका रेडियस आपको पता है, रेडियस पता है कितना है? स्मॉल आर, तो इसका बाउंड्री का लेंथ कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर। अच्छा, मुझे ये बताओ फोर्स पर क्या नाम है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन कहां लग रहा है पता है आपको? सरफेस टेंशन कहां लग रहा है? ठीक है, सरफेस टेंशन लग रहा है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो इसी लेंथ पे लग रहा है, इसी लेंथ पे लग रहा है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट। अच्छा, लेंथ किसके बराबर है? लेंथ, बाउंड्री का लेंथ कितना, जल्दी से बताना। 2 पाई आर। तो यहां पर कितना हो गया? 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर को अगर यहां भेज दूं, एफ अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर को यहां भेज दूं, क्या हो जाएगा? टी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, तो आपको क्या पता चल जाएगा पता है? ये पूरी जो बाउंड्री है ना बच्चों, दिस होल बाउंड्री जो है आपकी, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है इसको समझ लीजिए आप। ये बाउंड्री है, इधर पे लिक्विड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स लगता है, बाउंड्री के अपोजिट डायरेक्शन में। एक किसी के पास कड़ा, किसी ने पहना है ऐसा कड़ा? क्या? हाँ चलेगा ला। लो, आगे पास करो जरा उसको। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये देखो, ये कुछ ऊपर का जो जो मेनिस्कस है ना, उसका बाउंड्री कुछ ऐसा दिखाई देगा ऊपर से, समझ आ रहा है? और इसमें मेनिस्कस कॉनकेव कैसा? ऐसा, समझ आ रहा है? नीचे की तरफ होगा ऐसे, ऐसे नीचे की तरफ होगा, जैसे यहां देख रहे हो आप। ठीक है, ये आपके पास बाउंड्री और ये नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर फोर्स कैसे एक्ट करता है? सरफेस ऐसे जा रहा है ना इधर पे, तो फोर्स यहां पर इस तरफ लगता है ऐसे। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा पूरे बाउंड्री के ऊपर। अच्छा, अभी सुनो, टी क्या होता है? टी, व्हाट इज टी? व्हाट इज टी? नहीं नहीं, टी यहां पर सरफेस टेंशन है। टी यहां पर कौन है? सरफेस टेंशन का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। किस पे? अगर आपको यूनिट लेंथ पे पता है कि फोर्स कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो अगर मैं पूछूं पूरे लेंथ पे कितना लग रहा है, तो इसको वहां भेजा, पूरी बाउंड्री पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? टी इंटू 2 पाई आर। नहीं समझे बात को? मान लीजिए ये पूरा पूरा बाउंड्री है, इसका एक छोटा सा लेंथ, यूनिट लेंथ, अगर मैं सेंटीमीटर में बात करता हूं तो 1 सेंटीमीटर होगा कुछ, सेंटीमीटर में अगर बात कर रहा हूं। मीटर में बात करूंगा तो ये मीटर से कम है, समझ आ रहा है? मान लीजिए सेंटीमीटर में बात करता हूं। यहां पर लगने वाला फोर्स आपको पता है यूनिट लेंथ पर, मान लीजिए 10 डायन पर सेंटीमीटर। कितना? 10 डायन पर सेंटीमीटर। नहीं आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं?
तो यूनिट लेंथ पे लग रहा है फोर्स 10। अगर मैं आपको बोलूं 2 सेंटीमीटर में कितना लगेगा, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 10। 3 सेंटीमीटर में कितना लग रहा है? अच्छा, अगर आपको पूरा लेंथ पता है, फॉर एग्जांपल इसका पूरा लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, पूरा कितना है ऐसे राउंड वाला, तो इंटू 10 कर देंगे। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन हम लोग तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? तो इसके लेंथ कितना है, फॉर्मूला कितना है इसका, लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो मुझे पता है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना है, टी। तो पूरे बाउंड्री पे कितना फोर्स लगेगा, टी इंटू 2 पाई आर। अभी आई बात समझ में? टी क्या है? टी फोर्स पर यूनिट लेंथ। टी क्या है, वापस से सभी बच्चे रिपीट करेंगे। टी का फॉर्मूला नहीं मालूम, हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। अच्छा, अगर आपको यूनिट लेंथ का पता है और आपको टोटल लेंथ पता है, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इनटू टोटल लेंथ कर दूंगा तो पता चल जाएगा पूरे बाउंड्री पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हो, ये पूरे बाउंड्री पे लगने वाला फोर्स, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? लिक्विड इधर है ना, तो लिक्विड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहां पर लगता है ऐसे। तो मैं अगर आपसे बात करूं ये वाला फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करने आता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। चलो कर लेते हैं। ये मेरे पास फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऐसे है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इसके, और ये मेरा ग्लास का सॉलिड है, तो इसके बीच का एंगल ये कौन होगा? थीटा होगा। सही बात है बच्चों? अरे बोल दो हाँ। थीटा और क्या नाम है, ये थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों? जरा गौर से देखिए, क्यों, क्या रीजन होगा? अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं इसको? अरे भाई अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? कौन सा एंगल? अपोजिट एंगल। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अच्छा, ये थीटा आपको अगर पता चल चुका है बच्चों, अब देरी किस बात की है? ये आपके पास फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये एफ टी कौन है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एफ टी का यहां पर कंपोनेंट कितना होगा जहां पर थीटा है? अच्छा एक मिनट, मैंने ये गलत बोल दिया, सॉरी, इधर आएगा ना थीटा, अपोजिट एंगल ऐसा होगा रे भाई, देखो ना, ये वाला थोड़ी होगा। ओके, तो ये वाला थीटा एंगल हो जाएगा बच्चों। अब मुझे बताओ, जहां थीटा नहीं होता है वहां पर कंपोनेंट कौन चलता है, और जहां थीटा होता है वहां कंपोनेंट कौन चलता है? कॉस थीटा। तो कहानी खत्म हो गई बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग यहां पर समझ चुके हैं कि, ठीक है, एक बार मैं फिर से यहां पर ड्रॉ करके बता देता हूं। ये मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट था, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। ये मेरा फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, बाउंड्री पे लग रहा है। किधर पे लग रहा है? बाउंड्री पे। अच्छा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। जहां थीटा नहीं होता है वहां क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं, और जहां थीटा होता है वहां क्या होता है? कॉस थीटा कंपोनेंट। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने बात किया हुआ है इसको। अच्छा अब सुनो, इस पूरे बाउंड्री पे लगने वाला जो फोर्स है वो ऐसा था, है ना? इस पूरे बाउंड्री पे लगने वाला फोर्स ऐसा है, एफ टी। एफ टी का एक कंपोनेंट किधर आ रहा है? एफ टी कॉस थीटा, वर्टिकल आ रहा है। कहां आ रहा है? अच्छा, एफ टी का एक और कंपोनेंट आ रहा है हॉरिजॉन्टल। अब मुझे बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है ये सब जगह ऐसे लगेगा, तो ये वाले पार्टनर का एक अपोजिट पार्टनर यहां मिलेगा। ये दोनों फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट, क्या कर देंगे? ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इसका एक दूसरे को क्या करने वाला है? कैंसिल करने वाला। बचा कौन? वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको लिक्विड को ऊपर कौन ले जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी कॉस थीटा। तो ये लिक्विड ऊपर क्यों राइज करता है? क्योंकि जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है उसका एक कंपोनेंट कहां होता है? ऊपर की तरफ, जो लिक्विड को कहां ले जाता है? खींच के ऊपर की तरफ ले जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, अभी ये लेके जा रहे तो कब तक लेके जाएगा? ठीक है, तो सुनो बात को, जब तक ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक ये ऊपर खींचते जाएगा। अब बोले सर नीचे वाला फोर्स क्या है? तो नीचे वाला फोर्स है जो लिक्विड जितना ऊपर जाएगा उसका वेट बढ़ता जाएगा। बोलो सही है? पाइप के अंदर जब पानी बढ़ते जाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वेट क्या है? हाँ, वेट mg होता है। क्या ये फोर्स नहीं है? अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता है?
नहीं नहीं, इसका डायरेक्शन ऑलवेज, वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है वर्टिकली। एफ टी कहां लग रहा है, एफ टी कॉस थीटा कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। जैसे जैसे लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे उसका वेट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका वेट जो है, जो नीचे लगने वाला फोर्स है, वो ऊपर वाले के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नहीं समझे बात को? पहले लिक्विड कॉलम किधर था, नीचे था, ये रिंग समझ लीजिए नीचे है, बाहर वाला ये आप समझ पा रहे हो, ट्यूब, ठीक है, इधर बना दूं, ठीक है। मान लीजिए अभी अपन किधर पे हैं, एकदम सेम लेवल पर है, ठीक है। अब एफ टी जो सरफेस टेंशन लगता है फोर्स, इधर होता है कि नहीं, इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो, एक इसका नाम बोलो, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, लेकिन नाम इसका एफ टी का कंपोनेंट क्या होगा, एफ टी कॉस थीटा, और यहां कौन होगा, एफ टी साइन थीटा। ऐसे जो लगने वाला है वो सब क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, अच्छा ये एफ टी कॉस थीटा इसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको कहां ले जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। जब ले जाएगा तो नीचे, अभी जब सेम लेवल पे तो लिक्विड कॉलम, यहां पर कोई भी पानी है क्या इतने हिस्से में, नहीं है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर पानी भरते चला जाएगा ना, ऊपर चलते जाएगा ऐसे, तो पानी का वेट बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ते जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, मतलब नीचे वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एफ टी कॉस थीटा तो उतना ये मान लो 10 न्यूटन से खींच रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर वेट बढ़ रहा है। अब वेट में भी न्यूटन में बात कर रहा हूं, वेट फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन हुआ, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8, 9, 10। जैसे ही इसका वेट कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, और ऊपर कितना लग रहा है फोर्स 10, जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे ये रुक जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, तो ये कब इक्विलिब्रियम में आएगा बताओ, जब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपको पता है एफ टी कॉस थीटा है, नीचे वाला फोर्स कौन है, वेट है, समझ आ रहा है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब वेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, mg होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई? तो ये फोर्स वाला प्रेशर वाले से ज्यादा आसान डेरिवेशन है, याद रखिए, इसमें सीधा फोर्सेस के बारे में बात करना होता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो मैं यहां पर क्या बात करूंगा बच्चों, सेकंड मेथड एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, नीचे लगने वाला फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो ये रुक जाएगा। अब आगे की कहानी सुनो बच्चों, आगे की कहानी सुनो। ऊपर लगने वाला फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया, एफ टी वर्टिकल, क्या नाम दे दिया, एफ टी वी, मतलब क्या हो गया, वर्टिकल फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वर्टिकल वाला। ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, एफ टी कॉस थीटा, सही है बात, ओके। नेक्स्ट सुनो, क्या आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है बच्चों? तो मान लीजिए जो लिक्विड कॉलम है, ये जो लिक्विड कॉलम है हमारा, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है, इसकी बात समझो, इसका मास क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन, अच्छा इसको अगर इधर भेज दिया तो m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो वी, नहीं ये v को इधर भेजा तो रो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ऐसे समझ आ रहा है अब? तो मास कितना हो गया, रो वी। मैं इस मास की जगह क्या लिख सकता हूं, वी रो या रो वी, आ गया इतना समझ में? अच्छा आगे की कहानी और पूछता हूं बच्चों, ये इसका शेप बता सकते हो आप कैसा है, ठीक है, ये एरिया कैसा है, एरिया नीचे का सर्कुलर, कैसा है, सर्कुलर होगा ना भाई। तो यहां पर जो एरिया है वो होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी हाइट h है। क्या आप इसका वॉल्यूम बता सकते हो कितना होगा, वॉल्यूम बता सकते हो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू क्या करते हैं, हाइट करते हैं, तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, h हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आ गई, पाई आर स्क्वायर, क्लियर होता है सबको? अच्छा आगे सुनो, किधर गया, हाँ अब मुझे बताओ, ये जो वॉल्यूम देख रहे हो आप, इस वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर h, और ये क्या हो गया, रोज। आया समझ में इतना, ये सब्स्टिट्यूशन पूरा समझ आया? यहां आ जाओ लेफ्ट साइड में,
वर्टिकल फोर्स मेरा कौन था, एफ टी कॉस थीटा। अच्छा मैंने क्या बताया था, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू 2πr, याद करो। टी कौन था, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, और पूरा लेंथ कितना है, तो जब उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, टी इंटू 2π, सब्स्टिट्यूशन ही है इसके अंदर। अच्छा इसको फिर यहां पर लिखता हूं, अब देखो दोनों तरफ कट क्या हो रहा है, इसको वापस से दोबारा लिख दिया ब्रैकेट ओपन करके, पाई से पाई क्या हो जा रहा है बच्चों, एक आर से, तो एक आर बच जाएगा यहां पर, एक आर क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब यहां पर बचा क्या, 2 इंटू टी कॉस थीटा, क्या बचा, लेफ्ट साइड में बचा 2t कॉस थीटा, लेफ्ट साइड में बचा 2t कॉस थीटा, राइट साइड में बचा आर एच रो जी या एच आर रो जी, एच आर रो जी। मुझे तो एच का फॉर्मूला चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए बच्चों, तो आप यहां पर एच को रहने दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां के डिवाइड करेगा, तो आपका हो जाएगा T2 cos थीटा अपॉन आर रो जी इज इक्वल टू एच। ठीक है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। पहले भी तो यही फॉर्मूला निकला था, प्रेशर वाले टॉपिक से क्या निकला था बच्चों, प्रेशर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया था अपन ने, क्या निकला था H का फॉर्मूला, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, नहीं है, देख लो ऊपर। ठीक है, तो आप सुनो बात को समझो, लिक्विड के बाउंड्री पे लगने वाला कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसका सिंबल हम लोग क्या देते हैं, एफ टी कैसे लग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है। ठीक है, और जब मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे थीटा पता चलता है, थीटा कौन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वही एंगल यहां पर भी आ जाएगा अपोजिट एंगल की वजह से, तो एफ टी का यहां कंपोनेंट बताओ, एफ टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे पूरे बाउंड्री पे लगने वाला है, तो इस पार्टनर को वो अपोजिट वाला मिल जाएगा, तो ये क्या होने वाले, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बैंड बजने वाली है यहां पर, वो खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, एफ टी कॉस थीटा। अच्छा लिक्विड को ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, एफ टी कॉस थीटा होगा, कौन होगा। अच्छा ये क्या लेते ही चला जाएगा ऊपर, नहीं, एक ऐसा टाइम आएगा जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के, अच्छा नीचे को लगने वाला कौन सा फोर्स है यहां पर, हाँ, तो जैसे जैसे राइज होगा लिक्विड उसका वेट क्या होते जाएगा, तो वो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो वेट यहां पर डाउनवर्ड फोर्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स कौन है, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी वी लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस, और उसकी जगह क्या लिखूंगा, एफ टी कॉस थीटा लिखूंगा। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं, एफ टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी के, किसके बराबर होगा, एम जी के। आपको बताना है एम की जगह क्या रखूंगा, सब्स्टिट्यूशन याद रखो, रो वी कहां से आया, डेंसिटी का फॉर्मूला होता मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को वहां भेजा, मास की जगह रो वी, मास की जगह, अच्छा वी की जगह यहां पर जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, वॉल्यूम की जगह क्या लगेगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल है बच्चों, ये जो लिक्विड कॉलम है वो कैसा है, सिलेंडर के शेप का है। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू हाइट करते हैं, क्या करते हैं, एरिया सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट तो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो ऐसे कि पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई, तो हमने रो वी जी, वी की जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर एच, फिर रो को लिख दिया, फिर उसके बाद जी लिख दिया। अच्छा इधर आते हैं, मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स था एफ टी कॉस थीटा, एफ टी की जगह क्या लिखेंगे, टी इंटू 2πr, टी इंटू, याद रखने का, ये सब्स्टिट्यूशन याद करना है अपने को, टी इंटू क्या रखेंगे, 2πr रखेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट में अगर आप देखते हैं और आपके राइट में देखते हैं तो आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 2t cos थीटा, इधर पे आर रो जी बचेगा, तो यहां पर मुझे एच आर रो जी बचेगा, एच आर रो जी बचेगा, एच को वहीं रहने दो, आर रो जी को वहां भेज दो, एच का फॉर्मूला बन गया। अब इसको याद करेंगे सभी बच्चे, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, क्या फॉर्मूला बना, सभी बच्चों को फॉर्मूला, कोई भी डेरिवेशन करो लास्ट में जो फॉर्मूला निकलता है उसको याद कर लो एकदम अच्छे से, फिर न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा अपने आप, क्योंकि न्यूमेरिकल का पहला स्टेप है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहां से मार्क्स मिलना शुरू होगा वो फॉर्मूला है, डेटा पे कोई मार्क्स मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, फिर उसके बाद की कहानी आगे शुरू होती है, फिर सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, जब आप पढ़े रहेंगे कौन क्या है पता रहेगा तो सब्स्टिट्यूट भी आसानी से कर लोगे, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, फिर यूनिट डायमेंशन, यूनिट वगैरह लिखना होता है और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो खैर सभी बच्चों को फॉर्मूला याद है, यहां पर सारे बच्चों को क्या फॉर्मूला है,
2t cos थीटा अपॉन व्हाट r रो g। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारा कौन सा टॉपिक कवर हो गया? हाइड्रोस्टैटिक खत्म होता है। चैप्टर ना मेजरली दो हिस्सों में बांटा गया है, एक हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनामिक्स। तो हमने लिक्विड यहां पर जितने भी पढ़ा सब रेस्ट पर पढ़ा, मूव करते हुए कोई लिक्विड को स्टडी कर रहे थे हम नहीं। तो यहां पर लिक्विड एट रेस्ट यानी हाइड्रोस्टैटिक खत्म। अब कौन सा शुरू होगा? हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कैसे क्या करना है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये देखो अगला टॉपिक मैंने क्या बोला? फ्लूइड्स इन मोशन। मतलब यहां पर हम लोग फ्लूइड मोशन में स्टडी करने वाले हैं, रेस्ट पर स्टडी नहीं करेंगे। तो फ्लूइड इन मोशन की जब बात आती है बच्चों, तो एक्चुअल में होता है वो हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या होता है? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद फ्लूइड्स इन मोशन, उसको हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। तो मोशन में अगर कोई चीज स्टडी करो तो डायनेमिक्स होगा। स्टैटिक कब आता है वर्ड? जब रेस्ट पर स्टडी करोगे, खत्म हो गया। जैसे आप चार्ज के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर आप चार्जेस को पढ़ोगे एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब बात करोगे तो चार्ज इन मोशन पढ़ोगे। समझ गए कहानी? डायनेमिक्स और स्टैटिक का मतलब समझ आ रहा है? ऐसे आप बात करते हैं। चलिए, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। ये अपने को पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे सवाल नहीं पूछे जाते कि हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक क्या है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ में नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे आप कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट भाग शुरू हो चुका है। यहां पर हम लोग बात करेंगे बच्चों, जो लिक्विड का फ्लो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, समझ आ रहा है? स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सुनो। अच्छा, नदी में आप लोग ने पानी बहता हुआ देखा होगा एकदम, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे जा रहा होता है, समझ आ रहा है? जिसमें कोई भी ना हलचल आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी कि पानी ऐसा उड़ के इधर आ रहा है, ऐसे एकदम स्मूथ फ्लो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो स्मूथ फ्लो दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इस पे थोड़ा भी स्टार्टिंग में मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। दूसरा क्या होता है? टर्बुलेंट। अब आप बरसात के मौसम में देख रहे होंगे, बहुत ही क्या नाम है, इररेगुलर फ्लो होता है। पानी कहीं से भी ऐसे उड़ के आ रहा है, मतलब उसमें अगर नाव लेके चले जाओ तो डूब जाओगे आप। हाँ, कभी नाव ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, समझ आ रहा है? तो वो कैसा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। कैसा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। समझ आ रहा है? तो हमारे पास जो फ्लो है वो कितने टाइप के हैं? मतलब मोशन में अगर मैं बात करूं, फ्लूइड्स इन मोशन, तो फ्लो मेरे पास दो टाइप के। ठीक है, एक एकदम शांति से बह रहा होगा, स्टेडी फ्लो, वो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक में जो है ना आपको बहुत हलचल दिखाई दे रही होगी, समझ आ रहा है? इररेगुलर फ्लो होगा। ठीक है, कहीं किसी भी पॉइंट पर कभी स्पीड कम हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी, मतलब स्पीड किसी पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में एक और बात समझा देता हूं मैं आपको, जो कि आगे कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी अपन बात करेंगे। अगर बच्चों ये मान लो आपके पास, आपके घर के सामने एक नाला है, क्या है बोलो? वो तो होगा ही ना, नहीं है? आगे पीछे कहीं ना कहीं तो होगा ही भाई। अपने आसपास नदी कहीं भी नहीं है, सिर्फ नाले ही नाले हैं। अच्छा, इधर सुनो, मान लीजिए ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कैसा है? लेकिन इसका जो साइज है आप देख रहे हो, आगे कैसा हो गया? पतला हो गया। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर आप कोई नाव को यहां पर छोड़ते हो बच्चों, एट दिस पॉइंट, यहां पर अगर आप नाव को छोड़ते हो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। कैसा फ्लो है? इररिलेवेंट नहीं है, यहां की लाइन उधर मिक्स नहीं होगी, उधर की इधर में, सब एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप एक चीज क्या ऑब्जर्व करोगे, ध्यान देना, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब इधर पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, आप कोई भी चीज को, कोई भी नाव यहां छोड़ोगे तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, मान लो ये वाली नाव की 2 मीटर पर सेकंड है, कोई और नाव भी छोड़ोगे तो इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो स्पीड कितनी होगी? उतनी ही रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही बच्चों ये नैरो होते जा रहा है एरिया, कैसे होते जा, ब्रॉड से क्या होते जा रहा है? नैरो होते जा रहा है। तो आप जब यहां देखोगे तो ये नाव की स्पीड बढ़ जाएगी, यहां नाव की स्पीड क्या हो जाएगी?
कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? ठीक है, इधर सुनो, हमारे पास कोई नदी है, आगे से क्या हो गई है, नैरो, मान लो ये टर्न आ गया या कुछ नैरो हो गई, तो कोई नाव अगर आप छोड़ोगे तो वहां देखोगे जहां पर नैरो हो गया वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ऐसा ऑब्जर्व करना, समझना? कहीं पर आपका नाला होगा ना आपके घर के सामने, कहीं पर एक कागज की नाव बना के ऐसे छोड़ना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अपन बात करेंगे उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन में। किसमें बात करेंगे? तो एरिया अगर मेरा नैरो हो जाएगा तो वहां पर स्पीड क्या हो जाता है लिक्विड का, फ्लूइड का। अब फ्लूइड के ऊपर कौन बह रहा है, ये नाव, समझ आ रहा है? आपकी कागज वाली नाव, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, जो लिक्विड की होगी उसी की होगी। ये इधर सुनो, सुनिए बात को, यहां पर जहां पर ब्रॉड एरिया है वहां पर स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन ब्रॉड एरिया में स्पीड क्या रहेगी, कम, और जहां नैरो हो जाएगा वहां पर ज्यादा रहेगी। इस बात को समझना अच्छे से। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन। ये यहां का एरिया कैसा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहां पर जो लिक्विड का, इधर सुनो, एक सेकेंड में कितना मास जा रहा है, या मैं इसको ऐसे बोल दूं, डीएम बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, डीएम बाय dt। मान लो एक सेकेंड में यहां से 50 लीटर पास हो रहा है, कितना, 50 लीटर। अब यहां पर एरिया क्या है, कम है, तो यहां पर भी मेरा कितना पास होना चाहिए, 50 लीटर पास होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो उसके लिए यहां पर स्पीड क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया क्या हो गया। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक और बहुत जो डे टू डे लाइफ में आप करते हो। ठीक है, तो यहां पर एरिया कैसा है, नैरो है, तो यहां पर भी उतने जितने रेट से यहां पर क्या नाम है, मास ऑफ लिक्विड एंटर करेगा, उतने से ही बाहर निकलना चाहिए ना। तो अगर आपने एरिया क्या कर दिया है, नैरो कर दिया है, तो यहां से ज्यादा स्पीड से निकलना पड़ेगा उसको। यहां पर ब्रॉडर एरिया में एक एग्जांपल बताता हूं। कभी आप लोग ने बच्चों पाइप से नहाया है, या फॉर एग्जांपल पेड़ वगैरह को पानी दिया है कभी, प्लांट्स को, क्या करते हैं वहां पर आप, हाँ आगे से ऐसे दबाते हो। ऐसे दबाने से क्या होता है, जो, हाँ सुनो सुनो बात को, होता क्या है वहां पर, यही लगता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप आपका एरिया कम कर देते हो, क्या कर देते हो, ब्रॉड एरिया था, आपने ऐसे दबा दिया। समझ आ रहा है? तो ये एरिया क्या हो गया, कम। जब एरिया कम हो जाएगा तो वहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाता है, तो ज्यादा स्पीड से ज्यादा दूर तक जाता है। नहीं किया आप लोग ने? समझ आ रहा है? तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज है, ध्यान रखिए बात को। जहां पर हम लोग एरिया कम कर देते हैं वहां पर फ्लूइड का स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से वो एंटर कर रहा है उतनी स्पीड से, मतलब जितने क्या नाम है उसका, वॉल्यूम रेट भी अपन बात करेंगे, जितना मास पर सेकंड में एंटर कर रहा है उतना मास निकलना भी चाहिए। तो यहां पर अगर एरिया कम कर दोगे तो निकल पाएगा क्या, नहीं, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप कोई नदी में नाव से जा रहे हो और आगे फॉर एग्जांपल एरिया क्या हो गया, नैरो हो गया, तो वहां पर आपकी नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एरिया नैरो हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी फ्लूइड का, तो फ्लूइड के ऊपर आप बह रहे हो, या मान लो तैर के भी जा रहे हो, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का खेल है। खैर, तो स्ट्रीमलाइन में मैं आपको ये बता रहा था। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, एक रेगुलर फ्लो है, और इसके अंदर आपको क्या नाम है, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मेन क्या होता है, बच्चे ये समझ लेते हैं कि कहीं पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं। किसी एक पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर ब्रॉडर वाले में बात करूं, वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन नैरो वाले एरिया में चला गया तो वहां पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या वो इसके बराबर होगी, नहीं, वहां पर ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर आप बात करें, वेलोसिटी विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आ रहा है? नहीं समझे बात को? अभी ये पॉइंट को मैंने इधर लिखा नहीं रहूंगा, हाँ लिखा है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, लिखा है मैंने। चलो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं ये सिचुएशन दिया हूं और आपको मैं यहां पर ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3 देता हूं। ठीक है, आपको बताना है वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी, 3 पे ज्यादा होगी। सबसे कम किधर होगी, जितना ज्यादा एरिया रहेगा वहां पर फ्लूइड का, अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो वहां पर ब्रॉडर एरिया वेलोसिटी कम। समझ आ रहा है? नैरो एरिया वेलोसिटी
ज्यादा, अंडरस्टूड। लेकिन ये कम रहेगी, कांस्टेंट भी रहेगी, कम रहेगी, ये वाली ज्यादा रहेगी, लेकिन उस पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर नंबर ले लूं 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ, और यहां पर फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन एट एनी पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट ये कांस्टेंट रहेगी। इस पॉइंट पर 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। कौन सा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर ये पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इस पॉइंट पर अगर 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लूइड जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब समझो आप। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी एक गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर आप कहीं और चले जाते हैं, वहां पर एरिया अगर क्या हो जाए, नैरो हो जाए, तो वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन वो होगी कांस्टेंट, उधर पे वो कांस्टेंट रहेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहां पर है, मान लो आपको मैंने पानी में फेंक दिया, तो एट इस पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी, आप फ्लूइड के साथ बहोगे, सॉरी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो यहां पर आपकी स्पीड 1 मीटर पर, लेकिन जैसे ही आप यहां पहुंचोगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो यहां पर कोई भी आएगा, मान लो 2-4 लोग को फेंक दिया मैंने ऐसे, ठीक है, तो उनमें से कोई भी जब यहां पहुंचेगा तो स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ही होगी, यहां पहुंचेगा तो कितना होगा, और यहां पहुंचेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो क्या बात समझ में आई? किसी गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इस पॉइंट पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों को, इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। इसको क्या पॉइंट समझ लेते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो ऐसा नहीं है, किसी एक पॉइंट पर, एट एनी गिवन पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और वो एरिया के हिसाब से फिर चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर एरिया यहां पर ब्रॉड कर देता है ऐसे, तो स्पीड क्या हो जाती? अरे पगले, ब्रॉड एरिया कर दिया तो स्पीड कम हो जाती, लेकिन उस पॉइंट पर वो क्या रहती? कांस्टेंट रहती। ये पॉइंट का मतलब है। अच्छा, आ जाओ अभी बात करते हैं। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्मूथ फ्लो। कौन सा फ्लो? पानी एकदम ऐसे आराम से जा रहा है, स्मूथ फ्लो है। कैसा है? स्मूथ फ्लो। और ये ऐसा पानी उछल के इधर नहीं आएगा, इधर का उधर नहीं जाएगा, उसको टर्बुलेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, ये यहां पर थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया हुआ है, इसको सही करना। स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विद, इसका वेलोसिटी कितना होगा? क्रिटिकल से कम। किससे? अब क्रिटिकल क्या है उसका डेफिनेशन यहां पर मैं बता देता हूं आपको। तो एक ना आपकी एक वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसके बाद वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ऐसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को बहा रहे हैं और उसकी स्पीड धीमे धीमे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसके बाद ये कैसा हो जाएगा? इर्रेगुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इर्रेगुलर फ्लो। मतलब वहां का लिक्विड इधर आ रहा है, इधर का उधर जा रहा है, ऐसे बहुत आड़ा टेढ़ा फ्लो चल रहा है, तो वो कैसा हो गया? इर्रेगुलर, मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो गया। वो कब होगा? क्रिटिकल के बाद। वो कब होगा? तो जब क्रिटिकल से पहले है तो फ्लो कैसा होगा? स्मूथ होगा। फ्लो कैसा होगा? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो लिक्विड है इसका क्रिटिकल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो आप अगर फ्लूइड को 8 पे बहा रहे हो, 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 10 को क्रॉस कर दिया फॉर एग्जांपल, 11 मीटर पर सेकेंड पे क्या हो जाएगा? ये टर्बुलेंट हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। पानी कैसे बह रहा होगा? जैसे बारिश के मौसम में नालों में देखते हो पानी कैसा बहता है, ऐसे उछल के इधर, ये वाला उधर। नहीं आ रही बात समझ? तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो आपका एक पॉइंट जहां पर ये स्ट्रीम लाइन किस में कन्वर्ट होगा? टर्बुलेंट पर। वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल से ग्रेटर जाओगे तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। कम रहोगे तो क्या हो जाएगा? स्मूथ फ्लो। नहीं समझे बात को? कहानी क्रिटिकल से कम, समझ आ रहा है? एक सेंसिटिव वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, समझ रहा है? डॉक्टर बोलते हैं ना क्रिटिकल सिचुएशन है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा उधर गया तो ऊपर पहुंच गया, इधर आया तो बच गया। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो यहां पर क्रिटिकल के कम रहा तो स्मूथ फ्लो, और क्रिटिकल से ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। समझ आ रहा है बाउंड्री वाला जो पॉइंट है? तो यहां पर अपन क्या बोलते हैं? स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विद वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे इसको? वेलोसिटी कितना होना चाहिए? क्रिटिकल से कम इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। डेफिनेशन हो गया। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एक स्मूथ फ्लो है विद वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलो जल्दी फटाफट, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्मूथ फ्लो। क्या ये? विद वेलोसिटी v लेस देन
क्रिटिकल वेलोसिटी, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा ये कैसा है, रेगुलर या इररेगुलर होगा? टर्बुलेंट फ्लो एक इररेगुलर फ्लो है, कहीं भी कैसे भी फ्लो करेगा वो, ठीक है, रैंडम फ्लो रहेगा। तो द इररेगुलर फ्लो विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल, क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा इधर आ जाओ, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ऑलवेज कांस्टेंट, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो ऑलवेज कांस्टेंट, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो ऑलवेज, लेकिन ये सारे के सारे बराबर नहीं होंगे, समझे बात को, ठीक है। अच्छा इसका पॉइंट क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वाला फ्लो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट, तो ये कैसा होगा पता है, ये मिक्स फ्लो हो जाता है ऐसे, मतलब ये सब लाइंस जो आप जो ऐसे सीधे सीधे ड्रॉ कर रहे हो ना, यहां का पानी उधर पहुंच जाएगा, वहां का इधर आ जाएगा, ऐसे स्मूथ नहीं चलेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो इस पे वेलोसिटी कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, मतलब एट एनी पॉइंट कोई वेलोसिटी क्या रहने वाली है, यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। ये कौन सा वाला बात कर रहा हूं, टर्बुलेंट पे बात कर रहा हूं। तो द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कौन से वाले के अंदर, टर्बुलेंट में। अच्छा जो हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं जैसे ब्लू लाइंस बताया था पहले वाले में, तो क्या ये मैंने इंटरसेक्ट कर रहा था, एक दूसरे में मिक्स कर रहा था, नहीं, तो यहां पर दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो स्ट्रीम लाइंस फ्लो जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, इमेजिनरी लाइंस है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर स्ट्रीम लाइन है, मैं यहां पर कोई नाव छोड़ता हूं तो ये नाव इसी लाइन पे चलते रहेगी, समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये इररेगुलर फ्लो है ना, इधर पे नाव छोड़ूंगा ये नाव इधर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये लाइंस आपस में क्या होती जा रही हैं, मिक्स होती जा रही हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दे इंटरसेक्ट, बहुत आसान है, डिस्टिंग्विश आपको प्रिपेयर करना है इसका, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में आप लोग को समझ में आया कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, एक स्मूथ फ्लो है विद वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। चलो टर्बुलेंट बताओ, ये एक इररेगुलर फ्लो है, पहली बात, स्मूथ फ्लो मत बोलना, क्या बोलेंगे, लड़की क्या है? ऐसा कोई आजू बाजू में सोएगा ना तो फटके देने का उसको, हाँ क्या बोलेंगे सुनो, इररेगुलर फ्लो है विद वेलोसिटी, जल्दी बताओ, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इररेगुलर फ्लो विद वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ऑलवेज कांस्टेंट, इस पे किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अच्छा यहां पर जो लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, और ये वाली क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है। आसान 3-3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, एग्जाम में अगर इसका डिस्टिंग्विश आपको पूछता है बच्चों तो 2-2 पॉइंट आपको सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, इधर 2 और उधर 2, एक एक्स्ट्रा लिख कर आओगे तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखो रिक्वायरमेंट कितने का है, सिर्फ 2-2 पॉइंट का। अगर आपके 2 पॉइंट एकदम पक्के हैं, समझ में आ गया, एकदम बढ़िया से आपको कॉन्फिडेंस है कि 2 पॉइंट एकदम बढ़िया है मेरे, तो आपको तीसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कुछ बच्चे क्या 4 पॉइंट पढ़ के जाते हैं, 5 पॉइंट पढ़ के जाते हैं, बोले यही तो आपने को आता है, चलो इसी को लिख देते हैं, समझ आ रहा है, उसमें टाइम स्पेंड करने का नहीं। तो आपको अगर 2 पॉइंट पक्का है कि ये मेरा सही है, तो अगर कोई एक पॉइंट में डाउट लगता है तो फिर तीसरा पॉइंट लिखो। आई बात समझ में, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, वो वेलोसिटी जिसके आगे कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो गेट्स कन्वर्टेड इनटू या बिकम्स टर्बुलेंट। स्ट्रीम लाइन किस में हो जाएगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। नीट में ये टॉपिक रिड्यूस्ड है, नीट वाले बच्चे ध्यान रखना, नीट में रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये वाला टॉपिक रिड्यूस्ड है, मतलब डिलीटेड में, तो आपको इसको नीट के लिए नहीं पढ़ना। अच्छा इधर आ जाओ, अब इसका ना बच्चों हमको कोई डेरिवेशन नहीं करना है, याद रखो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इंजीनियर्स यूज करते हैं। ये इधर सुनो, अब आपको पता है जितनी भी हमारी गैसोलीन वाली जो इंडस्ट्री है, जो तेल जमीन से जो है ना तेल वगैरह निकालती है ना, तो वो उनके बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, समझ में आ रहा है, क्या नाम है, आप केमिस्ट्री में उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ओजोनोलिसिस वगैरह दुनिया भर का कराते। तो अब ये लिक्विड को आप पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करते हो ना, कैसे ट्रांसफर करते हैं यार, डब्बा डब्बा एक एक डब्बा चल भाई लेके चल, ऐसे चलता है नहीं, समझ आ रहा है, पूरे अभी ऐसा आदमी नहीं, आदमी लगाया बोले चलो डब्बा डब्बा उधर भरो, ऐसा नहीं रहता, ये सब जो है ना पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, समझ में आ रहा है।
अब उस पाइप में अगर इस लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, तो वो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। क्या होगा? पाइप कहीं से भी लीकेज हो जाएगा, और भाई उसमें पानी नहीं जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, ऑयल जा रहा है। पता चला एक आदमी बैठ के ऐसा फूंक मार रहा है उधर पे उधर, और आपको पता ही है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है, तो आग पकड़, तो यहां पर जो है ना पाइप में इंजीनियर्स को चेक करना होता है कि कितना कैसा फ्लो है, फ्लो कैसा है, रेगुलर है या इररेगुलर है, स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है। अगर टर्बुलेंट हो जाएगा तो दिक्कत है। तो इसको मेजर करने का एक क्राइटेरिया क्या रखा गया, तो इससे एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। कौन सा नंबर? ये रेनॉल्ड्स नंबर किसी भी लिक्विड के लिए क्या किया जाता है, पाइप में अगर फ्लो कर रहा है तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर, अभी मैं फॉर्मूले पे बाद में आता हूं, पहले ये नंबर पे चेक कर लो। आर एन सिंबल है इसका, रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? आर मतलब रेनॉल्ड्स और ये एन नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। अगर ये बच्चों 1000 से कम आता है इसको सॉल्व करने पर, किससे कम आता है? 1000 से कम आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा है? स्ट्रीम लाइन है। और बच्चों अगर ये 2000 से ज्यादा आता है, किससे? 2000 से ज्यादा आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट है। और बोले सर 1000 से 2000 के बीच में आया तो मिक्स फ्लो है, मतलब कहीं पर आपको स्ट्रीम लाइन दिखेगा, कहीं पर टर्बुलेंट दिखाई देगा, तो मिक्स फ्लो होगा। कैसा होगा ये? मिक्स फ्लो। तो अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है, मतलब पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो सेफली फ्लो कर रहा है, कोई चिंता वाली बात। लेकिन अगर उससे ग्रेटर हो जाता है फिर चिंता वाली बात है। आई बात समझ में? तो फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये बेसिकली कहां यूज किया जाता है? इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे कोई लिक्विड इंडस्ट्री जो पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो करवा रही है, तो वहां पर इंजीनियर्स जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट किया करते हैं, ताकि फ्लो कैसा रहे? स्ट्रीमलाइन फ्लो रहे और सेफ रहे। अंडरस्टूड? रेनॉल्ड्स नंबर में अगर ये 2000 से ग्रेटर हो गया तो वो कैसा होगा? अनसेफ होगा। समझ में आ गया? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। फॉर्मूले में क्या क्या चीजें गिवन है, आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका कोई डेरिवेशन अपने को नहीं करना है टेक्स्ट बुक में या और भी कहीं पर ऐसा दिया नहीं है प्रॉपर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया अपने को। वीसी कौन है? आप सभी बच्चों को मालूम है। ए वीसी कौन है? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो किसी फ्लूइड के लिए उसका एक क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, ठीक है, जिसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट में। तो वीसी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या? डेंसिटी। और डी कौन होगा बच्चों? जिस पाइप में फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर। देखो डायमीटर ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में ये फ्लो कर रहा है उसका क्या होगा? ये डायमीटर होगा। और ईटा कौन होता है? तो ईटा होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बारे में भी ये न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, इसके यूनिट वगैरह पूछा जाता है आपको एग्जाम में। अच्छा, तो इसके अंदर समझ में आया कौन क्या क्या है। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे बताएं? विराट कोहली, वीसी कौन हो गया? विराट कोहली रोदी या रोदिया, रोदी बाय ईटा खाके। अब ईटा खाके तो कोई भी रोएगा, मतलब खाके बोले तो ऐसे खाके नहीं, ठीक है। क्या फॉर्मूला बोलेंगे भाई? रेनॉल्ड्स नंबर वीसी रोदी बाय ईटा, विराट कोहली रोदी बाय ईटा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? वीसी वीसी रोदी बाय ईटा खाके। समझ में आ गया? ये रेनॉल्ड्स नंबर का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता चल गया। वीसी कौन है? क्रिटिकल वेलोसिटी। रो कौन है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डी कौन है? डायमीटर ऑफ ट्यूब इन विच फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है। और ईटा कौन है? जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी नाम याद कर लीजिए, अभी बात करेंगे, ठीक है। 1000 से कम आता है तो स्ट्रीम लाइन, 1000 से ज्यादा आता है तो नहीं, 2000 से ज्यादा आता है तो, और 1000 और 2000 के बीच में आता है तो मिक्स फ्लो रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और बता रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, सुनो, जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर आएगा उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो जो नंबर आ रहा है वो सिर्फ नंबर है, प्योर नंबर। इट इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है इसका? रेनॉल्ड्स नंबर हैज डैश यूनिट। 4 ऑप्शन होंगे, कहीं पर न्यूटन, कहीं मीटर, कहीं फलाना डमका, और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस या नो यूनिट। क्या बोलेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर का कोई यूनिट नहीं, इट इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं होने वाला है,
अच्छा, अभी अगला अगला बात करते हैं अपन, विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों। अच्छा, कितने बच्चों को फ्रिक्शन पता है क्या होता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी जब आप क्या करते हो बच्चों, पहले आपको ना फ्रिक्शन इन लिक्विड समझने के लिए फ्रिक्शन समझना पड़ेगा, फ्रिक्शन इन सॉलिड समझना पड़ेगा। ये मेरे पास मान लीजिए क्या है बच्चों, एक सॉलिड सरफेस है। ओके, ये सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कैसा है, मेरा स्मूथ सरफेस नहीं है, कैसा है, रफ सरफेस है। कैसा है, खुरदुरा है। कैसा है, रफ। अगर स्मूथ बोलूंगा तो मैं फिर फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करना होता है वो। जब स्मूथ सरफेस बोलता है तो, अरे कैरम बोर्ड खेला है आपने, उस पर जब आप क्या नाम है बोरिक पाउडर लगाते हो, नहीं लगाते हो, ठीक है, तो वो स्मूथ हो जाता है। आप ऐसा मारते हो ऐसे चला जाता है, तो फ्रिक्शन वहां पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। समझ आया? तो स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं कंसिडर किया जाता है क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल किया जाता है तो। ठीक है, तो ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ। अच्छा, आप क्या करते हो बच्चों, जब आप इसको यहां पर फोर्स लगाते हो, खींचते हो ऐसे, तो इसको रोकने के लिए ना बच्चों यहां पर इन दोनों के बीच में एक फोर्स आ जाता है। वो कौन हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड वाली कहानी थी ना उसमें। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ना हमेशा अप्लाइड फोर्स के कैसे आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है ना। ठीक है, अगर आप सिंगल बॉडी पे बात कर रहे हो, अगर इसके ऊपर कोई रख दूं तो वो अलग केस हो जाता है, फिर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम हो जाता है। लेकिन वो सब आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का केस है, अभी फिलहाल समझो। जब आप इसको ऐसे खींचते हो तो फ्रिक्शन यहां पर रोकता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भारी भरकम चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत वजन है, आप इधर फोर्स लगाते हो तो ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता है, फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, और बढ़ाते हो आप फोर्स। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं, फ्रिक्शन की मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, कितनी है, और आप लगा रहे हो अभी 2 न्यूटन। ठीक है, सुनो बात को, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू, इसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन कहानी को समझो, जब आप 2 लगाते हो तो फ्रिक्शन भी कितना लगाएगा, 2 ही लगाएगा, वो 10 नहीं लगाएगा। ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आ रहा है? और एक फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप 3 न्यूटन लगाते हो तो ये भी कितना हो जाएगा, आप अगर क्या नाम है 5 लगाते हो ये भी 5 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मैं 10 बता रहा हूं। आप जो है जब तक 10 नहीं लगाओगे, समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या कर लेते हो, 11 न्यूटन लगा देते हो, तो क्या ये 11 लगाएगा, ये मैक्सिमम लगाएगा अपना 10। कितना लगाएगा, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, आप ये 10 लगा रहा है, इधर पे 11 लगाया, इधर पे 10 लग रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगा रहा है, वो अपने आप लगाएगा, उसकी चिंता अपने को अपना फोर्स लगाना है। अच्छा, नेट फोर्स आप किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये 11 है और ये कितना है, तो 11 में से 10 निकालूंगा तो 1 बचेगा, ये ज्यादा था, तो अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। पहले कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो ये कौन सा फ्रिक्शन की बात किया मैंने, फ्रिक्शन इन सॉलिड। फ्रिक्शन इन, तो कोई फ्लोर के ऊपर मेरा या नीचे भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा स्लाइड करो तो नीचे वाला उसको क्या करता है, पीछे की तरफ खींचता है। सेम कहानी लिक्विड में भी होती है। सेम कहानी किस में होती है, अब लिक्विड में कैसे होता है सुनो, लिक्विड में कैसे होता है इसको जरा समझना बच्चों। ठीक है, अब इसको समझो बच्चों, हाँ?
अभी फिलहाल मैंने सॉलिड सरफेस सिर्फ यहां लिया और ये लिक्विड है, पूरा ऐसे फ्लो कर रहा है। लिक्विड को मैंने अलग अलग लेयर्स में बांट दिया। लिक्विड को क्या कर दिया मैंने, ये मेरा अजम्पशन है कि हमने पूरे लिक्विड को बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारी क्या है लेयर्स है। और ये जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो होगा क्या पता है, होगा क्या, इस बात को समझो। इस सॉलिड सरफेस से सबसे दूर कौन है, सबसे दूर कौन है, ये ऊपर वाला। इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं आपको इसको ऐसे बताऊं तो एक्चुअल में मुझे इसको कैसे बताना चाहिए, रुको। इसकी स्पीड जो है ना बच्चों, मैं एरो से बता देता हूं, चलो मैं एरो से बता देता हूं। इसकी स्पीड सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके ऊपर वाले की स्पीड, इसके नीचे वाले की सॉरी, इससे थोड़ा कम रहेगी। फिर इसकी ऐसे, और सबसे कम इसकी रहेगी। ऐसा होता है। अब होता क्या है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है इसको समझो। ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो ना, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये नीचे वाला उसको क्या करेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। ये वाला जब आगे बढ़ेगा तो उसके नीचे वाला इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। ये वाला जब आगे बढ़ेगा तो इसके नीचे वाला इसको क्या करेगा। कुछ समझ पा रहे हो आप, जब ये वाला आगे बढ़ रहा है तो ये इसकी स्पीड क्या है, उससे कम। जो जितना इस सॉलिड से दूर रहेगा ना, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा रहती है, ये बात समझ लेना। ठीक है, अब पाइप वाला भी बताऊंगा मैं आपको। अभी मैंने सिर्फ ये सिंगल सरफेस लिया हुआ है। मान लो आपने क्या नाम है, फ्लोर पे आपने कोई लिक्विड ऐसे फ्लो करा है, तो उस फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका ऐसे लेयर्स में मैंने अलग अलग लेयर्स में मैंने बांट दिया इसको। सबसे ऊपर वाले की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा। उसके नीचे उससे थोड़ा कम होगी। अब मुझे बताओ, अगर ऊपर वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है, नीचे वाला कम स्पीड से जा रहा है, तो कौन रोकेगा किसको, नीचे वाला ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा तेजी से जा रहा है। ये तो हमारे इंसानों का भी वही काम होता है। नहीं, कोई अगर ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहा है तो पीछे वाला जो क्या नाम है कम तरक्की कर रहा है, उसको क्या करता है, पीछे खींचता है। सेम कहानी इसकी भी है। नहीं आ रही बात समझ में, ये वाला ज्यादा तेजी से तरक्की करना चाह रहा है, ये वाला कम तरक्की हो रही बेचारे की, तो ये क्या करेगा उसको। अब अगर ये दूसरे के साथ ऐसा करेगा तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा। अब उससे जो कम तरक्की कर रहा है, कम स्पीड से जा रहा है, वो उसको क्या करेगा, पीछे खींचेगा। तो ये जो फ्रिक्शन जो रेड से बता रहा हूं मैं, ये कौन सा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इन फ्लूइड। क्या है ये, फ्रिक्शन इन फ्लूइड। इसको विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोस। अच्छा, विस्कोसिटी का मतलब आप सर्च करोगे ना बच्चों, तो इसका मतलब आएगा गाढ़ापन। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ऐसे सवाल पूछूं, मैं एक काम कर लेता हूं। अगर हमने क्या करा बच्चों, एक बुक देना जरा तुम्हारे, ठीक है, आपको ऐसे कोई इंक्लाइंड सरफेस ले लेना, इस पे अगर बच्चों पानी गिराता हूं तो, ठीक है, ऐसे भाग जाएगा। अच्छा, अभी गिराना नहीं है रे, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, शहद लेते हैं अगर, और उसको अगर इस पे पोर करते हैं, यहां पर गिराते हैं, तो ये बहुत आराम आराम से, मतलब गाढ़ा ज्यादा है ना, तो उसके अंदर क्या ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो उसके अंदर एक लेयर, जो लेयर लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में। विस्कोसिटी क्या है, मतलब है गाढ़ापन। फिजिक्स के हिसाब से फ्रिक्शन इन लिक्विड है। क्या ये फ्रिक्शन इन लिक्विड है। एक लेयर, जो ऊपर वाला लेयर जा रहा है, उसको कौन खींचेगा, नीचे वाला लेयर पीछे की तरफ खींचेगा। तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए दो लिक्विड देकर कि किसका विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इंक्लाइन सरफेस ले लो, दोनों को यहां पर फ्लो करवाओ, जो बहुत आराम आराम से आ रहा होगा वो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जो ऐसे ही बह गया उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। कहानी समझ आ गई। ए व्हाट इज विस्कोसिटी, मतलब बताओ विस्कोसिटी क्या है। हाँ, मतलब ये है, और उसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है, फ्रिक्शन इन लिक्विड। समझ गए बात को। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, सुनो। मान लीजिए बच्चों ये v वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v कितनी वेलोसिटी से, और नहीं, एक काम करते हैं, रुको, ये वाला वेलोसिटी में बीच वाला मान लेता हूं v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहा है। मैं बोल देता हूं ये जा रहा है v प्लस dv से। ये सुनो ना यार, इधर पे ये जा रहा है v से, उसके ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहा है ना, थोड़ा ज्यादा बोले तो dv, थोड़ा ज्यादा बोले तो
तो v में इतना ऐड करके इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। नहीं समझे बात को? अच्छा, इसके नीचे वाला थोड़ा कम वेलोसिटी से जा रहा है, जो तो थोड़ा बोल रहा हूं ना वो dv है, तो ये कितनी स्पीड से जाएगा बताओ? वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों? अच्छा, अब ये जो v वाला वेलोसिटी ना, इसका यहां से इस लेयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मान लीजिए x है, या y भी मान सकते हो आप, ठीक है? क्या मान सकते हो? वर्टिकल ऐसे बात कर रहे हैं तो आप y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैंने शायद उसमें फॉर्मूले के अंदर x इस्तेमाल किया है, तो एक काम करते हैं x ही लेते हैं, ठीक है? x लेते हैं, y भी ले सकते हो, कई बुक में जो है ना y इस्तेमाल किया है, कई बुक में x इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल करो। ये इसका यहां से डिस्टेंस है बच्चों x, ये वाली का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या बता सकते हो आप बच्चों ये क्या है, कितने डिस्टेंस पर है? हाँ वेरी गुड, x प्लस डी एक्स है। अच्छा, अगर मैं ये नीचे वाले की बात करूं तो ये थोड़ा कम डिस्टेंस पर है इससे, ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए बता सकते हो? x माइनस डी एक्स। ए सुनो बच्चों, कितना हंस रही, देखो ये भी सोती रहती है, बोले आज तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पे हंस रही थी ना। ए सुनो बच्चों, ये लेयर वाली कहानी समझ आ गई, फ्रिक्शन इन लिक्विड समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या ना वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, इसका वेलोसिटी इससे कितना ज्यादा है, इस वाली लेयर से वेलोसिटी कितना ज्यादा है? dv ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इसका डिस्टेंस कितना ज्यादा है? ठीक है, dv बाय dx। अच्छा, इसकी नीचे वाले की बात कर रहा हूं, इसका वेलोसिटी कितना कम है? dv। डिस्टेंस कितना कम है? समझ आ रहा है? तो अगर मैं किसी भी लेयर का वेलोसिटी अपॉन उसका डिस्टेंस जब डिवाइड करता हूं ना, तो ये हमेशा क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट आएगा। कैसे? देखो, ऊपर वाले का भी कितना ज्यादा वेलोसिटी है? dv ज्यादा है, और डिस्टेंस कितना ज्यादा है? dx, तो dv बाई dx करूंगा। अच्छा, इसके नीचे वाले का कितना कम और कितना वेलोसिटी कम है? dv, और कितना डिस्टेंस कम है? dx, तो dv बाई dx, तो ये हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और बच्चों इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? मैं एक चीज बता देता हूं, अभी हम लोग ने एक और ग्रेडियंट किया था, अगर आपको याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हाँ, वहां पर d कैपिटल V बाय dx था, है ना? या एक काम करो, d v अपॉन l, याद करो क्या था ये v अपॉन l कौन था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड क्यों आया था, कोई बताएगा जल्दी से? जब भी डिवाइड बाय क्या हुआ करता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बात करेंगे, या लेंथ, है ना? तो ये कौन है? पोटेंशियल है। v कैपिटल V कौन है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता रहा हूं, और डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो इसका नाम हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हो गया? अच्छा, ये कौन है मेरा ऊपर वाला टर्म? कौन है? वेलोसिटी। और डिवाइड बाय x यहां पर कौन है? डिस्टेंस है। क्या नाम होना चाहिए? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, और नंबर लेकर भी समझाता हूं मैं, रुको बच्चों, नंबर लेकर समझाता हूं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट किसी लिक्विड के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसी लिक्विड के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये v की वैल्यू आप मान लीजिए 5 है। कितनी है? 5 है। और आप मान लीजिए ये जो dv की वैल्यू है ना, dv, वो मान लीजिए 2 है। कितनी है? 2 है। ओके, तो इसको समझिए बात को। आप मुझे बता सकते हो ये कितना होगा? v तो 5 है, 5 प्लस 2 कितना होगा? तो 5 प्लस 2 ऐसे 7 होगा, है कि नहीं? अच्छा, इधर पे बात कर लीजिए, ये 5 है और dv कितना बोला मैंने? 2, तो 5 माइनस 2 होगा, तब जाके 3 आएगा। तो आप इसको समझिए बात को अच्छे से। यहां पर मैं x मान लेता हूं बच्चों, x की वैल्यू आप मान लीजिए 1 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1। और यहां पर जो आप dx देख रहे हो, ये dx की वैल्यू आप मान लीजिए 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 0.2 1.2, और ये x माइनस dx जो है वो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 0. अब आपको क्या करना है पता है? आपको क्या करना है? ठीक है, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। क्या निकालना है? तो dv बाय dx निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? चलो ऊपर के लिए निकाल लो। ये ऊपर वाले का वेलोसिटी कितना ज्यादा है? 2, है ना? कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है।
अच्छा उसका डिस्टेंस कितना ज्यादा है 0.2, तो यहां पर मेरे पास dv है 2 और dx है 0.2। ठीक है, इसको जरा काटो, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो बढ़ाया, कितना आ जाएगा 10 आ गया। ये ऊपर वाले लेयर के लिए मैंने dv बाई dx निकाल लिया। चलो नीचे वाले के लिए बात करते हैं, ये वाले के लिए dv कितना है, इधर पे भी कितना कम है वेलोसिटी इससे, 2 कम है, नहीं 3 तो पूरा माइनस करके आ रहा है, कम कितना है dv कितना है, dv 2 ही है। dx x कितना कम है बच्चों, 0.2 कम है, कितना कम है 0.2, तो यहां पर भी dv कितना है, तो अगर मैं डिवाइड करके करूंगा आंसर कितना आएगा बच्चों। तो मतलब क्या समझ में आया कि किसी भी गिवन लिक्विड के लिए dv बाई dx क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है तो अलग रहेगा, लेकिन अगर सेम ही लिक्विड है तो उसका dv बाई dx कोई भी लेयर के लिए बात करोगे तो क्या रहने वाला है। अच्छा इसका एक और लॉजिक बताता हूं कि dv बाई dx हमेशा कांस्टेंट क्यों होगा। ठीक है, इस सरफेस से अगर मैं दूर जाता हूं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अपॉन में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है लेयर से, फिक्स लेयर से जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कम वाली लेयर की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम, इसका डिस्टेंस भी तो क्या होगा सबसे, तो कम अपॉन कम करूंगा या ज्यादा अपॉन ज्यादा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कुछ आई बात समझ में। अच्छा अगर यही सिचुएशन किसी पाइप की होती, किसकी होती बच्चों, पाइप की होती, देखो मैं बता रहा हूं आपको, आंखों में तेरी अजब से अदाएं हैं, दिल को बना दे जब तुम। अच्छा अगर ये फ्लूइड कहां फ्लो कर रहा है बच्चों, जब तुम इस सांसें तेरी वो हवाएं हैं, तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, दूर से दुनिया। कितना कुछ कहना है दिल में, फिर भी सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो। अब ये फ्लूइड कहां बह रहा है बच्चों, किसी पाइप के अंदर। इससे पहले वाला सिचुएशन में मैंने फ्लोर बताया, उसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब आप देख रहे हो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी दिखाई दे रही है आपको, जो बीच वाला है, क्योंकि मैंने क्या बोला, फिक्स लेयर से जो फिक्स है, जैसे ये वाला सरफेस फिक्स है, ये थोड़ी बहेगा, पाइप का ये सरफेस बहेगा क्या, उसके अंदर लिक्विड फ्लो करेगा। तो फिक्स सरफेस से, सुनो बात को, ये जो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड क्या होगी उतना, तो इस एंड से और इस एंड, ये वाला भी एंड देखना पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला एंड देखो तो उस हिसाब से तो ये वाला सबसे ज्यादा स्पीड होना चाहिए, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, उस एंड से सबसे नजदीक है। तो मतलब बाउंड्री में पूरा, अब ऐसे इमेजिन करो आप, जो ये पूरे बाउंड्री के नजदीक होगा वो सबसे स्लो होगा, जो उसके अंदर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो उसके अंदर होगा उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, जो उसके अंदर होगा, यानी जो बीच में जा रहा है वो वाला फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। नहीं समझे बात को, बोलो। ठीक है, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, जब मैं साइड से यहां से देखूंगा ना ऐसे, तो इसकी जो, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को ऐसे देखोगे। अब ऐसे दिखाता हूं मैं आपको सामने से, सबसे ज्यादा स्पीड कौन किसकी होगी, कौन से वाले, ये ऐसे आ रहा है फॉर एग्जांपल, बीच वाले की होगी बच्चों ये,
इसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाले की थोड़ा कम, उसके ऊपर वाले की और कम, ऐसे कम होते होते सबसे कम ये वाले लेयर की होगी। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो विस्कस फ्लूइड में, ठीक है, अगर वो विस्कस है तो आपका पाइप के अंदर अगर फ्लो कर रहा है तो सेंटर वाले की स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यही अगर मैं किसी फ्लोर पर, सिर्फ एक ही फ्लोर पर बहा रहा हूं तो सबसे दूर जो लेयर होगी उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। समझ गए बात को, कहानी समझे कि नहीं समझे? अब आपको ना बच्चों ये चीज समझ आएगी, जो यहां पर डायग्राम बनाया गया है, ये विस्कस फ्लो है। क्या है ये? अब ये एरो देखकर कुछ समझ में आ रहा है? किसी पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, तो बीच वाले की स्पीड क्या होगी, सबसे, तो एरो में बड़ा बनाया, इसका मतलब उधर पे स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और फिर जो छोटा छोटा बनाया, मतलब जो एंड पे होगा उसकी देखो वो स्लोएस्ट होगा, और ये बीच वाला क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। बोलो क्लियर है समझो बच्चों? अच्छा, वाटर बात कर रहे हैं, तो वाटर का विस्कोसिटी मैंने क्या, वाटर कम गाढ़ा होता है कि ज्यादा गाढ़ा होता है? कम होता है, तो लो विस्कोसिटी होता है उसका। क्या होता है? लो विस्कोसिटी। अच्छा, हनी की बात करूं, हाई विस्कोसिटी। कहानी समझ में आ गई होगी आपको? ज्यादा गाढ़ा रहता है ना भाई, विस्कोसिटी उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा गाढ़ा होता है। अच्छा, क्या हमारे पास नॉन विस्कस फ्लूइड भी होते हैं जिसमें विस्कोसिटी होता ही नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कौन सा वाला सुनो, हेलियम मालूम है आपको? हेलियम, हेलियम गैस होता है, लेकिन बोले वो कैसे फ्लो करेगा? गैस फ्लो करती है, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा उसको लिक्विड कैसे बनाएंगे हम लोग? ठंडा करके। क्या करके? ठंडा करके। आप 2 केल्विन टेम्परेचर, 2 केल्विन पता है कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? बता सकता है कोई? बोलो बोलो, मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, -271। वेरी गुड। ये देखो, अगर आपको केल्विन से टेम्परेचर केल्विन में गिवन है और डिग्री सेल्सियस में करना है, 11th में पहले चैप्टर में था, आपको केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स के अंदर भी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, टीके यानी टेम्परेचर इन केल्विन, सुनो बात को, कितना है 2 केल्विन, -273 करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 271.15 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये समझ में आएगा, माइनस में आपको डिग्री सेल्सियस में समझ में आता है, -273.15 मतलब कितना ठंडा होएगा। 0 डिग्री पे बर्फ बनता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? कितना ठंडा होता है। माइनस में चले जाओगे 273, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब वो जो हीलियम गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और वो जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा किसी पाइपलाइन में, तो उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, नॉन विस्कस होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है और एक दोनों लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो क्या सब सेम वेलोसिटी से फ्लो करेंगे? यहां पर सारे एरो का लेंथ मैंने बराबर बनाया, इसका मतलब क्या, इधर पे विस्कोसिटी नहीं है। नहीं समझे बात को? इधर ऐसा क्यों हो गया, इधर ऐसा क्यों हो गया, बीच वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है और बाकी विस्कोसिटी की वजह से। यहां पर ऐसा क्यों हो गया, विस्कोसिटी नहीं है। तो ऐसा किसमें पॉसिबल है, याद रखिएगा, हेलियम में। किसमें? हेलियम, वो भी टेम्परेचर याद रखिएगा एट 2 केल्विन टेम्परेचर। क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया कहानी, है ना? शॉर्ट में एकदम मैंने पूरा बनाया है और उसको समझा दिया आप क्या है। चलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। किसी गिवन लिक्विड के लिए डीवी बाई डी एक्स, व्हाट इज डीवी बाई डी एक्स, जल्दी से बताना। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट है ना, ये डेरिवेटिव ले रहे हो तो क्या ले रहे हो आप, रेट ले रहे हो, वेलोसिटी में कितना चेंज है, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे थे, ये नीचे वाला लेयर स्टेशनरी लेयर है, रुका हुआ, डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर मेजर कर रहे थे। डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे थे, डायग्राम याद करना है, इससे पहले मैंने कैसे बताया आपको, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। वेलोसिटी ऐसे बात करें, डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है और किसी गिवन लिक्विड के लिए दिस इज कांस्टेंट। व्हाट इज डीवी बाय डीएक्स, सभी बच्चे बता दो फटाफट से। वेलोसिटी ग्रेडियंट
ग्रेडियंट वर्ड कभी आएगा जब डिवाइड बाय क्या होता है, डिस्टेंस होता है। चैप्टर नंबर क्या नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हम लोग ने बात किया है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, यहां पर वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस कर रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अंडरस्टूड? नाम की भी कहानी समझो। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये क्या है, ये भी किसी गिवन लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब सुनिए बात को, हमको न्यूटन दादा ने क्या बताया, हमको न्यूटन बाबा ने क्या बताया, सुनो। हमको न्यूटन बाबा बोलते हैं कि ये एक लेयर है आपका, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल दूसरा लेयर है। ये लेयर ऑफ लिक्विड है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है, सुनो बात को, लेयर ऑफ फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्लो करेंगे। तो आपको बोल रहा है जब ये इसके पीछे फ्लो करेगा, ये वाला लेयर इसके पीछे क्या लगाएगा, पता है ना आपको? क्या लगाएगा जल्दी बताओ? फ्रिक्शन फोर्स। जब एक लेयर के ऊपर दूसरा ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो नीचे वाला क्या लगाता है? अब ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया किसने? न्यूटन बाबा ने बताया कि ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है और ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, जो ऊपर वाला लेयर ऐसे फ्लो कर रहा है ना, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उसके एरिया पे। तो एरिया ऑफ लेयर उस पे डिपेंड करता है। दूसरा, अब ये इसके ऊपर जा रहा है तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी कितनी होगी? v प्लस dv। अगर इसका डिस्टेंस x है ना, तो इसका क्या होगा बच्चों? x प्लस dx होगा। तो वेलोसिटी कितना ज्यादा है? dv। डिस्टेंस कितना ज्यादा है? dx। तो dv बाई dx कौन होता है? कौन होता है? नाम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। मतलब इसने क्या बोला बच्चों? दो चीज है, फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx भी है। मतलब दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पूरा एक साथ बोलना है आपको। वापस एक बार सुनो बच्चों, जो न्यूटन ने हमको क्या बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन अभी बताने की जरूरत नहीं है ना, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन ऊपर वाला जो लेयर आगे बढ़ रहा है उसके एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। अच्छा, एक और टर्म मैंने आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बताया। किसी गिवन लिक्विड के लिए वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये dv बाई dx की वैल्यू जितनी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर ज्यादा आ रहा है इसके लिए तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, शहद के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, गाढ़े लिक्विड के लिए, तो उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? ज्यादा होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा? ज्यादा। तो गाढ़े वाले में फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना, ठीक है। अब सुनो, चलो नेक्स्ट करूं, ये समझ में आया कहानी? ये देखो यहां पर फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx। तो दो चीजें आपको याद रखना है, फ्रिक्शन इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ जो भी लेयर रहेगा उसके, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। खत्म हो गया। अब स्टेटमेंट भी देखो आपको याद हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, ठीक है, विस्कस फोर्स यानी स्मॉल f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया a एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। नहीं लिख पाओगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या बोलोगे? लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स यानी स्मॉल f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया a एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx। ये लिख दो। ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है सभी बच्चे? तो प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल आया और एक कांस्टेंट आया, ये आपका सिंबल जो है ना ईटा। ईटा कैसे बनाओगे बच्चों? n बनाते हो ना, बस उसकी एक टांग ऐसे खींच देने का, तो ये क्या बन गया? ईटा। समझे क्या सिंबल का नाम है इसका? ईटा। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल और ईटा आया। अच्छा, ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? इन सबको वहां भेज दीजिए। बोलिए जल्दी से, क्या होना चाहिए? अगर ये नीचे आ गया तो यहां पर हो जाएगा f अपॉन व्हाट बच्चों? a
डीवी बाय, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ईटा का। तो ईटा का फॉर्मूला आप देख रहे हो, नहीं आया समझ में? ईटा का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सभी बच्चे, ईटा का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अब इसका ना यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकालना बहुत आसान था ईटा का। देखो, अगर आपको याद हुआ क्या, न्यूटन बोलता है एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कौन आया? ईटा आया। इक्वल और ईटा, ए और डीवी बाई डी एक्स को उधर भेज दिया, ईटा का फॉर्मूला बन गया एफ अपॉन ए और इंटू डीवी बाई डी एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? अभी यूनिट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है ना। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। डीवी बाई डी एक्स, ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है बच्चों। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और ये dx डिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अपॉन के अपॉन में जो होता है कहां जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज दी एसआई यूनिट ऑफ ईटा। नहीं समझे? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और उसके अपॉन में मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया? इधर क्या बचा? पर सेकेंड बचा। अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है बच्चों? ऊपर। तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। समझ गया बात को? आसान। ओके, इसका सीजीएस यूनिट अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो? न्यूटन की जगह क्या लिखोगे? डायन। कन्वर्जन नहीं पूछ रहा अभी, सिर्फ यूनिट पूछ रहा हूं। न्यूटन की जगह क्या लिखोगे? डायन लिखोगे। सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा सारे यूनिट में। सारे यूनिट के अंदर टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड का सेकेंड रहेगा। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे बात को? कन्वर्जन सीखते हैं अभी। इसका सीजीएस यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो, सीजीएस यूनिट आप बोल सकते हो डायन सेकेंड पर चुड़ैल स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे बात को? ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा इसका। लेकिन एक बात समझो, सुनो, इसका जो सीजीएस यूनिट है ना बच्चों, ये आपका पॉइज शॉर्ट में लिखा जाता है। क्या? पॉइज। ईटा का सीजीएस जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? पॉइज। मतलब कि जो पॉइज है वो किसके बराबर होगा मेरा? डायन सेकेंड। ये दोनों बराबर है। मतलब इतना ना लिखते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिर्फ पॉइज लिख सकते। याद रखो, इसका जो सीजीएस यूनिट है डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, विच इज इक्विवेलेंट टू पॉइज। उनके उसकी जगह एक छोटा सा यूनिट लेकर आया पॉइज। याद रहेगा? पॉइज किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? ईटा का। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। मतलब ये इक्वल होगा डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। अच्छा, आप कन्वर्जन सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, हाँ, या न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, आगे सुनो बच्चों। एक कन्वर्जन देख लीजिएगा, यहां पर पूरा लिखा है मैंने नोट्स के अंदर। आप लोग ने 11th क्लास में किया हुआ है न्यूटन टू डायन कन्वर्जन, नहीं किया है? जूल टू अर्क कन्वर्जन नहीं किया है ना? तो अभी न्यूटन वाला काम आएगा। 1 न्यूटन कितनी डायनों के बराबर होता है? नहीं किया हम लोग ने। एक न्यूटन जो है वो साइंटिस्ट था ना, ऐसी साइंटिस्ट नहीं था वो, इतने डायनों के बराबर था। कितने डायन हो गई ये? 1,00,000 डायन। भाव रे, तभी तो साइंटिस्ट था यार ये। इतने सारे डायनों की क्वालिटी थी इसके अंदर। तो खैर वो तो यूनिट है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। 10⁵ बच्चों, कितना? 10⁵ डायन। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? सभी बच्चे? ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो न्यूटन आप देख रहे हो इसकी जगह 10⁵ डायन लिख दो। सेकंड की जगह सेकंड रहेगा। अच्छा, मीटर आपको पता है कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? बहुत आसान है यार, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है? 100 मतलब 10⁵ होता है। 1 मीटर होता है 10⁵ सेंटीमीटर। अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? तो 10⁵ का पावर के ओवर पावर क्या करता है?
10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सिर्फ काटना है बच्चों, 10⁴ से ये 5 है ना, तो 1 कटेगा, तो 5 में से 4 कट गया तो 1 बच गया, तो 10⁻1 कितना बचा। अच्छा मैंने क्या बताया, जो डायन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है कौन है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट विच इज इक्विवेलेंट टू, तो 10 पॉइज। याद रखिएगा 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। कितना पॉइज याद रहेगा। ओके चलो ये बात हो गई बच्चों। हाँ डायमेंशन भी बताएं, चलो ए डायमेंशन भी देख लो बच्चों, इधर लिख लेना, इसको मिटा दूं अभी, सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। बाद में वीडियोस तो अवेलेबल रहेगा, आप आराम से उसको देखकर वापस समझ सकते हो। जो चीज बोला ना वो याद करते जाओ लेक्चर के अंदर, ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना सोने का नहीं, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि अपना टाइम पास बहुत हो जाएगा, अभी अपने को 1 महीने में जबरदस्त सिलेबस खींचना है, ठीक है, जब तक कॉलेज नहीं खुलता आपका। तो घर जाके इसको लिखो, नोट्स कंप्लीट करो, और यहां पर ना जागे रहो, सुबह नाश्ता वाश्ता करके चाय वाय पी के आने का एकदम, ठीक है। ओके ए डायमेंशन की बात करते हैं बच्चों, मैं यूनिट से सॉल्व कर लूं, यूनिट से सॉल्व कर लेता हूं। ये न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन कितने बच्चों को याद है, 112 L1 M1 T-2 1 1 2 लास्ट वाला माइनस होता है, ऐसे याद रखना होता है डायमेंशन को। तो यहां पर आप कैसे बोलोगे, L1 M1 T-2, ये किसका हो गया, न्यूटन का, मतलब फोर्स का डायमेंशन हो गया बेसिकली। अच्छा सेकंड बोले तो टाइम, सेकंड के ऊपर 1 है, टाइम के ऊपर 1 हो जाएगा, बोलो क्लियर है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, मीटर किसका यूनिट होता है, तो आप लेंथ के ऊपर क्या लिख दोगे, हो गया। नहीं समझे बात को। अच्छा L2 बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, 1 -2 क्या होगा, नहीं समझे बात को। L2 ऊपर गया, L -2, 1 -2 क्या हो जाएगा, -1, M1 सॉरी क्या लिख दिया मैंने, M1 T -2, और ये 1 है बच्चों, नहीं -2 + 1 -1, मतलब डायमेंशन आ गया 111, शुरुआत में भी माइनस और लास्ट में भी माइनस। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, क्या हुआ बोलो, कोई दाऊद भाई। ये देखो ए सुन, जब कोई टर्म आपस में मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड होता है, पावर क्या होता है, तो सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई, जैसे टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो t⁻2 और ये +1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। अरे आसान है ये सब, तो 11th में सीखे हो आपने। ए नेक्स्ट है बच्चों ईटा का डेफिनेशन, क्या हुआ, अच्छा ओके ठीक है। 10⁴ बच्चों ऊपर गया तो क्या होगा, बेस सेम है ना, एक बार लिखेंगे पावर ऐड कर देंगे, +5 - 4 +1, अपन ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, नहीं समझे। वो पावर वाला ना टेबल से नहीं कटता है, डायरेक्ट माइनस कर देने का, नीचे वाला ऊपर गया तो 5 है, नीचे 4 है, तो 5 में से 4 माइनस कर दो तो 1 बच जाएगा, ऐसे कटता है। हाँ मैथ्स पीछे का ये है। एस कुछ भी डाउट हो जाए पूछ लो, हाँ क्योंकि सिंपल मैथ्स ही है उसके अंदर। कई मरतबा क्या होता है आप दूसरे मेथड से कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। इधर देखो, ये रहा डेफिनेशन किसका बच्चों, ईटा का। किसका डेफिनेशन है, ईटा फेंक के मार देंगे, ईटा 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 सिंबल देखे हो ना। हाँ सुनो, इट इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डेफिनेशन खुद से बना सकते हो बच्चों अगर आपको फॉर्मूला पता है। क्या आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो ईटा कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू, इज डिफाइंड एज, इसका नाम बोलो ना, इसका नाम बोलो ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो बोलो इज डिफाइंड एज, ऊपर कौन है विस्कस फोर्स, अपॉन में कौन है एरिया, और कौन है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो बोलने का पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, खत्म हो गया। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया
पर यूनिट, पढ़ो ना इसको। इट इज डिफाइंड एज, इट की जगह आप ये भी नाम भी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, ऊपर कौन है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिजिक्स में एक अच्छी बात क्या होती है मालूम है, जो फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो डेफिनेशन याद करना आसान हो जाएगा। बस फॉर्मूला आपको दिमाग में याद रखना है। तो ईटा का क्या फॉर्मूला है, सभी बच्चे रिपीट करेंगे, यस सभी बच्चे रिपीट करेंगे, सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी ईटा का। ईटा इज इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, ऊपर कौन है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, खत्म हो गया। चलो ईटा का यूनिट बताओ, ईटा का यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर। अच्छा इसका सीजीएस यूनिट क्या होना चाहिए, पॉइस बोल सकते हो, और पॉइस इज इक्विवेलेंट टू डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेकंड पर। अच्छा कौन बताएगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पॉइस, 10 पॉइस, कितना पॉइस। अच्छा अगर इसका उल्टा पूछूं 1 पॉइस कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻1। उल्टा अगर मैं उधर भेजूंगा 10 को यहाँ तो 1/10 हो जाएगा, और 10 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। तो उल्टा पूछा जाएगा तो 10 का पावर -1, सीधा पूछा जाएगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितना पॉइस, तो 10 पॉइस, 10 मतलब 10⁻1 पॉइस है, समझ गए। उल्टा पूछे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ईटा का डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन 111, शुरुआत में भी माइनस लास्ट में भी। देखो जो बच्चे रिपीट नहीं करेंगे उनको नींद आएगी, ये बात समझ लो, ठीक है। ये इस पर ना, ये वाले टॉपिक पर आपको इस बार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछा है 2 मार्क का, कितने मार्क का, तो ये फॉर्मूला आप कर लेते हो, देखो फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ इसको करें। ये स्टोक्स लॉ, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, गैब्रिएल स्टोक साइंटिस्ट का नाम है, गैब्रिएल स्टोक। इन्होंने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताया, देखो न्यूटन ने भी बताया विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन स्टोक जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ वैलिड है स्फीयर के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए। किसके लिए, कोई अगर स्फेरिकल बॉडी है और वो किसी फ्लूइड में गिर रहा है, फॉल कर रहा है, कहानी कुछ ऐसी है। ये आपका स्फेरिकल बॉडी है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर। ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है बच्चों, किधर गिर रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड कैसा है, विस्कस फ्लूइड है, तो ये जब ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ये बॉल किधर गिर रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्लूइड उसको कहां रोकेगा, ऊपर की तरफ ना, नहीं समझे। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, ये नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसके ऊपर ना ऐसे पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है Fv, उसका फॉर्मूला अपने को किसने दिया, गैब्रिएल स्टोक ने। पहली बात ये याद रखो, पहली बात आप ये याद रखो कि जो स्टोक्स लॉ बना है वो गैब्रिएल ने दिया हुआ है, गैब्रिएल स्टोक ने, और दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडी, बॉडी कोई भी हो लेकिन कैसा शेप होना चाहिए उसका। तो यहां पर जो है ना शेप स्पेसिफिक है, याद रखिएगा, शेप डिपेंडेंट है। ये स्फेरिकल बॉडी रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है विस्कस फोर्स निकालने के लिए। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। अच्छा अब सुनो, ये डिपेंड करता है किन किन चीजों पर, ये डिपेंड करता है फ्लूइड की विस्कोसिटी पर। किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड की, यानी ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। अगर ये ज्यादा गाढ़ा लिक्विड है तो उसकी ईटा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, और जो आपने बॉडी गिराया उसके रेडियस के, अभी मान लो छोटा सा बॉल गिराया आपने, तो उसका रेडियस क्या रहेगा, कम, तो उस पर फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम। समझ आ रहा है। अगर बड़ा स्फीयर ले लिया, उसको गिराते हैं बड़े रेडियस वाला, तो जब वो गिरेगा तो उस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसके अंदर रेडियस के साथ क्या रिलेशन आया, फोर्स का, रेडियस कम तो फोर्स भी कम, रेडियस ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा लगे। क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा, तो विस्कस फोर्स का इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन आ गया, ईटा के साथ।
विस्कस फोर्स का रेडियस के साथ क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। विस्कस फोर्स का अगर ये बच्चों कम वेलोसिटी से जा रहा है, धीमे धीमे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा। अगर ये ज्यादा स्पीड से मूव करना जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आ गया, सबके साथ डायरेक्ट आया कि नहीं आया। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि विस्कस फोर्स, देखो इधर लिखा है मैंने, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, आर और वेलोसिटी। तो गैब्रियल ने हमको क्या बताया, गैब्रियल स्टोक ने क्या बताया कि जो विस्कस फोर्स है ये लिक्विड के ईटा पे डिपेंड करता है, जो बॉडी गिर रही है उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है, और कितनी वेलोसिटी से फॉल कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और वो भी डिपेंडेंसी कैसी है, डायरेक्ट रिलेशन है। ईटा ज्यादा, विस्कस फोर्स ज्यादा, रेडियस ज्यादा, विस्कस फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, विस्कस फोर्स भी ज्यादा। तो तीनों के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा ये सुनो, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, इक्वल और कांस्टेंट। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है 6 पाई आता है, तो कांस्टेंट फॉर एग्जांपल आप के लिखते हो, ये प्रैक्टिकली हमको कितना मिलता है, ये कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो प्रैक्टिकली निकाला जाता है, तो वो कितना निकल कर आता है, 6 पाई। कितना आता है बच्चों, 6 पाई। अब पूरा फॉर्मूला जो विस्कस फोर्स का हो गया वो है 6 पाया ईटा आरवी। क्या बोलेंगे, 6 पाई ईटा आरवी। अच्छा मुझे बताओ, स्टोक्स के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स कितनी चीजों पे निर्भर करता है, 3 चीजों पर। एक कौन, ईटा। ईटा किसका होता है, लिक्विड का होता है या फ्लूइड का होता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है। आर किसका होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो बॉडी है, बॉडी का है, ये लिक्विड का नहीं है, रेडियस बॉडी का है। वेलोसिटी किसका है, अरे भाई कौन गिर रहा है, स्फीयर, तो स्फीयर का वेलोसिटी होगा, लिक्विड तो वही है, उसके अंदर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो ईटा सिर्फ किसका है, फ्लूइड का है, बाकी ये दोनों किसका है, स्फीयर का है, यानी ऑब्जेक्ट का है, यानी बॉडी का है, स्फेरिकल बॉडी का है। अंडरस्टूड। प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, यहां पर कौन आता है, 6 पाई आता है, प्रैक्टिकली ये फाइंड आउट। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, 6 पाई ईटा आरवी। सबको याद हो गया, क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है। एक बकरे में 4 ही पाया होता है, इधर पे 6 पाया है, तो 1.5 बकरा लगेगा अपने को इधर। ओके, कितना पाया बच्चों, 6 पाया, याद रखिए। ठीक है, ईटा आर वी। सभी बच्चों को स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद हो गया ना। आप सिर्फ इसको बोलेंगे कैसे, फॉर्मूला पता हो गया बच्चों, बस आपको इसको लफ्जों में कहना है और ये लॉ भी कंप्लीट हो गया। ये कौन है आपका, विस्कस फोर्स। कौन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3 चीजों के। देखो यहां पर क्या बोलना है, विस्कस फोर्स एफ वी एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर। मैंने क्या बोला था, किसके लिए वैलिड है, स्फीयर के लिए ना, स्फेरिकल बॉडी के लिए। फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, कहां पर गिर रहा है, विस्कस मीडियम में। अरे गाढ़े लिक्विड के अंदर गिर रहा है कि नहीं, गिर रहा है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला रेडियस ऑफ स्फीयर है, इधर पे रेडियस ऑफ स्फीयर। दूसरा वेलोसिटी थ्रू फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं, वेलोसिटी थ्रू फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस फ्लूइड के अंदर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। इसको समझो बात को, यहां पर गड़बड़ मत करना। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर से कितनी स्पीड से जा रहा है वो। हाँ, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप इसको आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर स्फीयर, फिर बाद में वेलोसिटी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चों को ये लॉ लिखने आ जाएगा, पहले बताओ फॉर्मूला। चलो, एफ वी इज इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी। अच्छा, ये कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, 3, ईटा, आर और वी। अच्छा, कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं अपन, विस्कस फोर्स एफ वी। किसके लिए वैलिड होगा ये, किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए। समझ में आ रहा है, कहां से फॉल कर रहा है, मतलब कहां मूव कर रहा है ये, मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, समझ, या विस्कस मीडियम, ऐसे बात कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, विस्कस फोर्स एक्टिंग किस पे एक्ट कर रहा है, स्मॉल स्फीयर। ठीक है, फॉलिंग थ्रू या मूविंग थ्रू, ऐसे फॉलिंग थ्रू ही बोल दो, फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ स्फीयर थ्रू फ्लूइड। ठीक है, तीसरा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये बात समझ लेना आप, याद हो गया, समझ में आ गया।
तो ये सब 2-2 मार्क के सवाल आपके बन सकते हैं। तो डेफिनेशन और विद फॉर्मूला लिखना होता है तो 2 मार्क को आपको इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सा है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली ये आपका 3 मार्क का डेरिवेशन होने वाला है। टेक्स्ट बुक में आपको जो है ना बहुत सही तरीके से नहीं दिया गया, तो मैंने इसको अच्छे से यहां पर बनाया, ऐसे ही प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है कि बादल से जब जो है ना बारिश गिरती है, फॉल करता है, समझ आ रहा है, ड्रॉप्स गिरती है ऐसे, तो बहुत ऊपर से गिर रही होती है वो, है ना, बहुत ऊपर से। तो आपको तो पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है? हाँ, ऊपर से नीचे गिरता है तो बढ़ती है ना। अब ये जो ड्रॉप है वो तो कितना ऊपर से गिर रहा होता है, तो वो ऊपर से बढ़ते 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 तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाना चाहिए, और जैसे ही हमारे टकले पे गिरे तो आर पार हो जाना चाहिए, इतनी स्पीड से गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका मेन रीजन, मेन मुख्य कारण क्या है, सुनो, ठीक है। ये एयर में गिर रहा है, कहां पर गिर रहा है? तो जब ये एयर में गिरता है तो इस पे जो है ना विस्कस फोर्स लगता है। क्या लगता है? विस्कस फोर्स लगता है। समझ आ रहा है? तो शुरुआत में विस्कस फोर्स, अरे अभी बताया हमने स्टोक्स वाले में, ये जो एक ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप कैसा होगा, कैसा अज्यूम करोगे? स्फेरिकल। कैसा अज्यूम करोगे? स्टोक्स वाला किस में लगता है भाई? स्फेरिकल बॉडी पे। तो जो ड्रॉप है वो अज्यूम कर सकते हैं हम लोग कैसा होगा? स्फेरिकल। ऐसे स्फेरिकल गिर रहा होगा ऐसे। तो ये किस में गिर रहा है? एयर में। और एयर एक फ्लूइड है। एयर फ्लूइड नहीं है? फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड, प्लाज्मा, सब बोला था ना ये शुरुआत में। तो ये एयर में गिर रहा है। कहां गिर रहा है बच्चों? अब एयर में गिर रहा है तो एयर उस पर क्या लगाएगा? विस्कस फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? विस्कस फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी? नीचे की तरफ वेट है जो उसको इसकी स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन विस्कस फोर्स लगने की वजह से थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और वही कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी की कहानी पूरा सीखने वाले हैं अपन, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो सुनो, जब एक ड्रॉप गिरता है ना, शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे बढ़ते 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 नहीं रहती है। अगर वो बढ़ते चली जाएगी तो जब हमारे ऊपर गिरेगा तो आर पार हो जाएगा, इतना तेज स्पीड से जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये फ्लूइड में जब गिर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट स्पीड से गिरता है तो फिर वो आगे और बढ़ती नहीं। तो शुरुआत में बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है? क्यों हो जाती है, क्या रीजन है, ये पूरा डेरिवेशन में अपन बात करने वाले। तो यहां पर देखो एक कहानी मैंने क्या नाम है पिक्चर के थ्रू आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। अगर आपको ये समझ गया तो डेरिवेशन भी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना बच्चों, इसके लिए ना आपको कुछ फोर्सेस के बारे में जानना जरूरी होगा। जैसे वेट, वेट किधर एक्ट करता है? डाउनवर्ड। वेरी गुड। वेट किधर एक्ट करता है? डाउनवर्ड। वेट का फॉर्मूला mg है, ये पता होगा सबको। और एक फॉर्मूला मैंने बता दिया कोई स्फेरिकल बॉडी के लिए, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या बता दिया हमने? स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आरवी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, अगर ये रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो इस पे विस्कस फोर्स कितना लगेगा? जल्दी से बताना। फॉर्मूला क्या है इसका? 6 पाई ईटा आर वी। इसका रेडियस है, समझ आ रहा है? जिस फ्लूइड में रुका हुआ है उसका ईटा भी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है। 6 पाई ईटा आर वी की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो पूरे टर्म को खा जाएगा ना, 0 हो जाएगा। मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है कि नहीं है? वेलोसिटी के अगर ये रेस्ट पर रहा तो विस्कस फोर्स 0 लगेगा। स्पीड अगर इसकी बढ़ती है तो विस्कस फोर्स लगना शुरू होगा। वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे यहां पर इसकी स्पीड बढ़ेगी, विस्कस फोर्स क्या होने लगेगा? अब सुनो, इधर पे बादल है बच्चों, इधर ऊपर क्या है? बादल। अभी जस्ट इसने ड्रॉप की, एक ड्रॉप बना के छोड़ दिया। शुरुआत में इसकी स्पीड क्या रहेगी बताओ? अबे ड्रॉप किया, हाँ, फ्री फॉल की कहानी नहीं पता है आपको? शुरुआत में इसकी स्पीड क्या है? 0 है। फिर स्पीड क्या होगी इसकी? धीमे धीमे बढ़ेगी।
तो शुरुआत में स्पीड होती है 0। अगर शुरुआत में स्पीड 0 है तो विस्कस फोर्स क्या होगा इसका? कुछ आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, विस्कस फोर्स क्या है? 0 है। अच्छा, इस पे एक और फोर्स लग रहा होता है जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। अब आप लोग ने अप थ्रस्ट यानी बॉयंट फोर्स के बारे में कुछ सुना है? सुना है? अगर नहीं सुना है सुनो, 9th क्लास में आपको बॉयंट फोर्स के बारे में, किसके बारे में? बॉयंट फोर्स के बारे में। तो ये जो अप थ्रस्ट है, बॉयंट फोर्स है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इमर्स्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, कितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डूबा हुआ है, इंटू डेंसिटी इंटू जी, वी रो जी। क्या फॉर्मूला है? इसको याद रखिए, क्या फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं? ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप पानी में ऐसे डुबा देते हैं, पूरा डुबा दिया तो कितना वॉल्यूम डूबा है इसका? पूरा ही डूबा है ना। या अगर थोड़ा सा डूबा हुआ है तो इस पे बॉयंट फोर्स कितना लगेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ये आपने क्या करा बच्चों, ये पानी है, हाँ, और इस पे आपने एक क्यूब ले लिया। क्यूब समझ आता है? ठीक है, और ये ना सिर्फ आधा ही डूबा हुआ है बच्चों। कितना डूबा हुआ है? आधा, ये इतना पार्ट डूबा हुआ है। समझ आ रहा है? तो कौन सा वॉल्यूम लेंगे? जितना सिर्फ डूबा हुआ है, जितना सिर्फ, तो ये वो वॉल्यूम होता है इनटू, ठीक है। अच्छा, यहां पर रो मत लिखो आप, यहां सीमा लिखो, सिग्मा लिखो। क्या लिखो? सिग्मा। तो वॉल्यूम इमर्स्ड, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो रो हो जाएगा, और ये जो सीमा है ना, ये लिक्विड का डेंसिटी लिया जाता है, सिग्मा जी। क्या लिखोगे? वॉल्यूम इमर्स्ड सीमा। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला याद कर लीजिए सभी बच्चे, जो जो बता रहा हूं इसको याद कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला, इसको याद कर डाला तो लाइफ, मतलब ये जो डेरिवेशन है, अगर मैं जो जो चीजें बता रहा हूं उसको कर लिया तो डेरिवेशन समझ आएगा क्या हो रहा है। कितने फोर्सेस की हम लोग टोटल बात करने वाले हैं? एक विस्कस फोर्स, जिसका स्टोक्स लॉ पढ़ चुके हैं अपन। क्या है भाई विस्कस फोर्स का फॉर्मूला? 6 पाई ईटा आरवी। शुरुआत में मैंने इसको 0 क्यों बताया हुआ है? क्योंकि शुरुआत में उसकी स्पीड क्या है? 0। तो विस्कस फोर्स भी वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जैसे ये ड्रॉप गिरा तो ये बेसिकली एयर में ही है ना। कहां है? एयर में। तो एयर में पूरा डूबा हुआ है, तो इसके ऊपर अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा? वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू सीमा जी। ये सीमा किसकी है? हवा की है, सिग्मा। सिग्मा है ना बच्चों, सुनो बात को, जो सिग्मा है दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। किसकी डेंसिटी है? एयर की डेंसिटी। याद रखिएगा बात को। मैं एक और बताऊंगा, रो के भी बारे में मत करो। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, इसलिए मैंने यहां पर सिंबल रो इस्तेमाल नहीं किया। व्हाट इज रो? रो कौन है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी डेंसिटी। याद रहेगा रो और सीमा में डिफरेंस। रो कौन है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिग्मा कौन है? डेंसिटी ऑफ एयर या फ्लूइड जिसमें ये फॉल कर रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वी सीमा जी, और सीमा कौन है याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, W आपका कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट कौन है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वेट का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है क्या होता है? mg होता है। क्या होता है भाई? F बेस पर g है ये, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू महात्मा गांधी, है ना? नहीं, mg। इतनी कहानी समझ आ गई? कितने फोर्सेस की बात किया मैंने? 3। कितने फोर्सेस की बात किया? कौन कौन से? जल्दी से बताना। नीचे लगने वाला वेट है ना, नीचे वेट लग रहा है भाई। ऊपर की तरफ जैसे नीचे जाएगा ना ये, तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। अप थ्रस्ट भी कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगता है। अरे आप कोई ऑब्जेक्ट जो तैरता है, समझ में आ रहा है? उसको अगर मैं क्या करूं, पानी में ऐसे डाल दूं, तो उसको कोई फोर्स ऊपर की तरफ उठा के रखा है ना। कौन सा फोर्स है वो? अप थ्रस्ट, जिसको आप बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो याद रखिए बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू सीमा जी। वॉल्यूम इमर्स्ड, कितना वॉल्यूम डूबा है? पूरा डूबा है तो पूरा लिखेंगे वॉल्यूम, थोड़ा डूबा है तो थोड़ा लिखेंगे, इनटू सिग्मा जी। सिग्मा कौन है? डेंसिटी ऑफ, यहां पर अगर एयर में फॉल कर रहा है तो एयर, फ्लूइड में फॉल कर रहा है तो फ्लूइड। नहीं आ रही बात समझे? अच्छा, आगे सुनो बच्चों कहानी। ये सिर्फ कहानी मुझे समझाना है, डेरिवेशन बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब शुरुआत में क्या होता है?
व्हेन जस्ट ड्रॉप वेलोसिटी जीरो होती है, नीचे लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर लगने वाले ये दो फोर्स है, ये तो जीरो है, सिर्फ कौन है बच्चों, अब थ्रस्ट है। तो इन दोनों का सम जो है ना बच्चों, इन दोनों मिलाकर इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वेट इन दोनों के सम से क्या होता है, ज्यादा होता है। मुझे बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट पे नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, नेट फोर्स की तरह आएगा, पहले बताओ, नीचे की तरफ। तो ये क्या करेगा, अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या बोला वापस से, कितने फोर्सेस हैं, तीन, एफ वी, एफ यू और नीचे बताया मैंने एम जी। वेट, वेट तो उतना ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज होने वाला है, तो वेट उतना ही है। अभी मेरे पास विस्कस फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन है, अपथ्रस्ट है, ये जीरो है। इन दोनों का लेकिन सम करके ये अभी वेट को टक्कर नहीं दे पा रहा है, ऊपर का फोर्स कम है, नीचे का फोर्स क्या है, नेट फोर्स की तरह आएगा। और ये बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। अच्छा, वेलोसिटी और विस्कस फोर्स में क्या रिलेशन था, डायरेक्ट था, तो वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स अभी जो है पहले जीरो था, अब कुछ तो भी होगा। अच्छा, फिर ये दोनों मिलकर, ठीक है, अभी भी इसके बराबर नहीं है, ये बढ़ा, ये वाला फोर्स आपका बढ़ा, लेकिन अभी भी ये दोनों मिलकर इसके बराबर नहीं हुए, अभी भी जो है ना वेट, स्टिल वेट इज ग्रेटर देन इन दोनों के सम से। कहानी समझ आ रही क्या बोल रहा हूं। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगी, और बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कस फोर्स भी क्या होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये दोनों मिलकर इसको क्या कर रहे होंगे, टक्कर दे पा रहे होंगे। मतलब इन दोनों का सम अभी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले ग्रेटर ग्रेटर बता रहा था, अब क्या लिखा मैंने, इक्वल। तो अब मेरा जो वेट है इट इज इक्वल टू एफ वी प्लस, नहीं आई बात समझ में, विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा, एक बॉडी है, इस पे नेट फोर्स जीरो है, सुनो बात को, एक बॉडी है, इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, आप बोले सर नेट फोर्स जीरो मतलब क्या, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर भी लग रहा है 10 न्यूटन, कट हो जाएगा, नेट फोर्स क्या निकल कर आ रहा है। अच्छा, नेट फोर्स जब जीरो होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, समझ में आ रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यहां पर नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो बॉडी या तो रेस्ट पे हो सकती है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, या तो रेस्ट पर होगी या तो, यहां वाले केस में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, एफ नेट होता है बच्चों, एफ नेट आ रहा है जीरो, एफ नेट मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, मास को अगर उधर भेजा तो जीरो अपॉन एम क्या होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब समझ आता है आपको, बराबर एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेट हो रहा है। अगर मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है, ठीक है, आपको कोई झटका नहीं महसूस हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। नहीं समझे बात को, जब गाड़ी एक्सेलरेट करती है, मान लो 10 से ड्राइवर ने 20 कर दिया, आपको ऐसे झटका लगेगा, ये एक्सेलरेशन हुआ। क्या हुआ, अच्छा फॉर एग्जांपल 10 से सामने एक भैंसिया आ गई, ब्रेक मार दिया, हाँ सामने क्या, ब्रेक मारा, तो 10 से 0 तो आगे की तरफ झटका लगा, डी एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आप आराम से फील कर सकते हो। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, आपको कोई आगे पीछे झटका नहीं लग रहा है, मतलब बस या गाड़ी जो है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसका दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताता हूं। ए का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, डीवी बाय dt, क्या पढ़ रखा है, नहीं मालूम है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला है dv बाय, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डेरिवेटिव थोड़ा बहुत तो आता होगा आपको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। समझ में आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, मालूम है नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, अभी एक डेरिवेटिव का आपका चैप्टर जब शुरू होगा तो आपको वहां पर वापस से पता चल जाएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है,
फिजिक्स में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है इसको, अभी तो क्या नाम है, मैथ्स में नहीं किया होगा लेकिन फिजिक्स में किया होगा। फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है, मैंने सिखाया इसको। अब कोई नहीं ध्यान दिया होगा, या 11th के अंदर सेकंड चैप्टर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, हाँ तो नहीं रहा होगा। क्लियर है बात? यस। अच्छा आगे सुनो, ये कहानी अभी समझ में आ गई होगी। जब ये ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गया, सुनिए एकदम अच्छे से, बस खत्म हो गया हमारी कहानी। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया जल्दी से बताओ? जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, अब इसकी स्पीड बढ़ने वाली, ये जो स्पीड होगी इसको, इसी को क्या कहेंगे बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? मतलब एंड में जो इसकी वेलोसिटी होने वाली है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और इसी को क्या कहते हैं? टर्मिनल। मतलब क्या होता है? एंड। तो एट द एंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। इसलिए मान लीजिए अब ये बादल है, बादल ने एक ड्रॉप बनाया, शुरुआत में क्या हुआ? इसकी स्पीड बढ़ी, विस्कस फोर्स बढ़ा, ठीक है, फिर स्पीड बढ़ी, विस्कस फोर्स बढ़ा, ये इस टाइम पर क्या हो गया? ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करें, वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। इसलिए जब वो ड्रॉप गिरता है, हमारे ऊपर गिरता है, तो हमारा टकला फूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। नहीं समझे बात को? बोलो बोलो, समझ आ गई बात? कोई दाऊद भाई? अच्छा आप डेरिवेशन देख लीजिए, पूरी कहानी समझा चुका हूं मैं तीनों फोर्सेस के बारे में, बस आपको अभी डेरिवेशन करना। चलो डेरिवेशन। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने गिराया कि नहीं गिराया? क्या गिराया? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड से गिरा रहे हैं। इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों? 3। अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स और कौन? वेट। अच्छा इसके अंदर सारी चीजें, m कौन है? ऑब्जेक्ट का मास है। रो कौन है? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है। r कौन है? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है। सीमा कौन है? बराबर फ्लूइड की डेंसिटी है। सिग्मा कौन है? फ्लूइड का डेंसिटी। और ईटा कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद ये वाला नेक्स्ट टाइम तुम लोग को बता देता हूं, ठीक है सर? आगे ऐसा